ओके डियर फ्रेंड्स, आज वेडनेसडे बुधवार को हम फिर उपस्थित हैं, लेकिन आज हमारा वह रेगुलर टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक आंसर राइटिंग है। मैंने आपको बताया है, पीछे भी मैंने आपको इसके बारे में सूचना दी थी, इन्फॉर्मेशन दिया था, और मैंने आपको यह बताया था कि एक क्वेश्चन हमें आंसर राइटिंग पर लेनी है। लेकिन मैं इस मुद्दे पर आने से पहले 5 मिनट आपका डाइवर्जन चाहूँगा, क्योंकि आज आपके लिए भी इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट तो साल में एक बार उपस्थित होता है, एक बार आता है। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है फाइनल, कुछ घंटे पहले। चूँकि ये रिकॉर्डिंग मैं 4 अगस्त को कर रहा हूँ और आपसे वैसे मुलाकात मेरी 8 बजे 5 अगस्त को होगी। एक दिन पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए कुछ आवर्स पहले ही रिजल्ट आए हैं, तो इसलिए तस्वीर तो पूरी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन बच्चों, इंग्लिश मीडियम तो जानते हो कि हर बार वो अव्वल पोजीशन में रहता है, तो नज़र थोड़ी सी हिंदी मीडियम के ऊपर होती है कि हाउ इज दिस मीडियम परफॉर्मिंग। तो अब तक का जो इन्फॉर्मेशन मिला है, मुझे भी लगता है कि इस बार भी संभवतः, वैसे तो कल परसों तक तस्वीर क्लियर होगा, संभवतः बहुत ऊंचा रैंक नहीं जा सका है, लेकिन मायूस होने की बात नहीं है। जहाँ तक मेरे बच्चों का है, तो अब तक जो मुझे पता चला है, चूँकि मुझे बहुत सारे बच्चों का पता नहीं चल पाता, मैं इंटरव्यू का चलाता नहीं, और मेरा ऑप्शनल बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो नॉर्मली मेंस के बच्चे 1 वर्ष पहले कर लेते हैं क्लास। आजकल यही नया फैशन या नया तरीका बच्चों ने डेवलप किया है, और हमारे लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा 1 साल पहले करते हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके आधार पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो बच्चों खुद इन्फॉर्म करते हैं या उनके कोई नियरेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव्स इन्फॉर्म करते हैं। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, उसमें मेरे पास जो अब तक रैंक आया है 463 है, सुनील, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ साइट्स पर 317 का क्लेम हो रहा है कि शायद हिंदी मीडियम का टॉपर है। मैंने पहले ही कहा कि अगर इसमें कोई रद्दोबदल होगा तो आप माफ़ करेंगे, क्योंकि तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, बस कुछ आवर्स बीते हैं, और हो सकता है और भी तस्वीर क्लियर हो। अगर 317 ही अगर हाईएस्ट है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को बेचैनी होती होगी। लेकिन घबराएं नहीं, हम फिर कहेंगे कि हारना नहीं है, कोशिश जारी रखनी है। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बार बार बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ, और आई एम जस्ट ट्राइंग एट माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, लेकिन समझ नहीं पाते। और जब यह आज का दिन जब आता है, तो फिर देखो बच्चों, मैं पीछे देख रहा हूँ 2013 में आपका पहला सिलेबस प्रीलिम्स का चेंज हुआ था। 2010 के बाद एक पहला प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन 2013 में आपका मेंस का सिलेबस अल्टर्ड हुआ। पहले जब 2 ऑप्शनल होते थे तो हिंदी माध्यम की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता था। मुझे याद है कि जब प्रैक्टिकली 1980 से हिंदी मीडियम, या आप कह सकते हो वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो उसमें हिंदी मीडियम का धीरे धीरे यूपीएससी में प्रवेश शुरू हुआ। क्योंकि जब आप तो जानते ही होंगे ये पॉलिसी चेंज कब हुआ, तो 1980 से धीरे धीरे थोड़ा बहुत एक्टिव होना शुरू हुए। 1990s तक उनकी उपस्थिति नहीं रही। हाँ, 1990s के लास्ट तक धीरे धीरे एक पोजीशन होल्ड करने में 20th रैंक पर वो पहुँचे, और फिर 21st सेंचुरी के साथ तो हिंदी मीडियम का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होने लगा, और 100 के बीच बहुत सारे बच्चे रहने लगे। 2002 में ही मुझे याद है कि स्वयं मेरा ही स्टूडेंट महकमे से जो बच्चे हुए थे, रैंक होल्डर भी हिंदी मीडियम से हुए थे, 5th रैंक थे, 10th रैंक थे। और फिर 2009 में मुझे याद है जयप्रकाश मौर्य जो 9th रैंक पर, ऑल इंडिया रैंक पर, और उससे पहले किरण कौशल जो 3rd रैंक पर आई थी, डायरेक्ट मेरा स्टूडेंट नहीं थी, बट वो इंटरव्यू में मुझसे जुड़ी रही थी, तो इससे मुझे थोड़ा पता चला। अब उसके बाद फिर 2013 के बाद, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैंकिंग नहीं होती, अब ध्यान करेंगे तो मुझे याद है कि मेरा ही स्टूडेंट संतोष कुमार राय 107 पोजीशन पर रहा था 2013 में संभवतः। और फिर उसके बाद 2016 में 88 रैंक पर ही जो अभी झारखंड में आईएएस है, हेमंत सती, तो उसने लाया था पोजीशन। उसी वर्ष 2 और भी बच्चे आए थे हिंदी मीडियम के 100 के अंदर। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में आते भी हैं, लेकिन हाँ, इस सच्चाई को हमें भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि
नाउ हिंदी मीडियम थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि वो अपग्रेडेशन कैसे होगा, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी, वो पहले एक पूरा एग्जामिनेशन की जो पहली वाली स्ट्रेटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी। समस्या ये हो गई है कि 2013 के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। 2 ऑप्शनल की जगह 1 ऑप्शनल हो गया है, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हो गए हैं। वो तो थैंक्स आप कहिए कि सी सेट से, हालांकि वो कंपलसरी वाली चीज़ें निकल गई, नहीं तो हिंदी मीडियम को और भी प्रीलिम्स के मोर्चे पर थोड़ा सा झटका लगता। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमें डर है कहीं बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड हो के अपने लैंग्वेज चेंज करने की बात ना सोचने लगे। अगर देखिए, अगर जो दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिनका इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है उनके लिए मुझे सजेशन है कि फिर उनकी ज़्यादातर एनर्जी लैंग्वेज पर लग जाएगी और कंटेंट को मिस कर जाएंगे, तो उससे हमें लगता है उनकी समस्याएं बढ़ जाएगी। सो माय सजेशन इज़ कि डोंट ट्राई टू चेंज द मीडियम इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि देखिए, केवल यही नहीं है कि लिखना कोई ट्रांसलेशन नहीं है, उसमें जब आइडियाज़ का फ्लो आपको आता है और जब एग्जाम हॉल में आप 10 और 12 मिनट में क्वेश्चन लिखते हो तो आपके लैंग्वेज में फ्लो खोजता है, और अगर आपका लैंग्वेज उतना रिच नहीं होगा तो समस्या आ सकती है। तो इसलिए मेरे विचार में कि बजाय लैंग्वेज चेंज करने का हम लोग पढ़ने का तरीका चेंज कर लें। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी मैं कहूँगा कि जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इवन दे हैड टू चेंज देमसेल्व्स, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, यूपीएससी चैलेंज है। अब स्टेट सर्विसेज भी अपने आप को उसके आधार पर बदल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन राइटिंग पर बातें करूंगा तो मेरा विश्वास है कि कुछ बातें, कुछ हमारा संकेत आप तक पहुंच जाएगी। हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से प्रयास नहीं करता, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूं। हालांकि कुछ कोशिश मुझे और बढ़ानी पड़ेगी, खास के टेस्ट पेपर के लेवल पर बच्चों के साथ कुछ और भी वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी मैं एफर्ट लगाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप देखेंगे मैंने जो प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज जो डाला, तो कुछ बच्चे अपनी असमर्थता बताते हैं कि सर मेरी समझ में, कुछ जो बच्चे जिनका लेवल थोड़ा अभी बिगिन किया है तो उनको समझ में आने की समस्या होगी। मैंने पहले ही उनसे माफ़ी मांगी है कि देखिए, यहाँ मेरा मकसद आपको एक टॉपिक विशेष पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना। क्योंकि क्वेश्चन का जितना रेंज है, जब तक आपका दिमाग फर्टाइल एंड थोड़ा कह सकते हो कि आपके दिमाग थोड़ी सी अगर क्रिटिकल थिंकिंग को अगर वो अप्लाई नहीं कर पाता है, तो फिर क्वेश्चन समझने में ही प्रॉब्लम होगा और क्वेश्चन का आंसर लिखना तो और भी चैलेंज हो जाएगा। आपने जैसे यू हैव हर्ड द स्टोरी अबाउट, यू कैन से द ग्रेट आर्चर अर्जुन के बारे में, धनुर्धर के बारे में सुना होगा, जो उसे वो एक जो प्रतियोगिता में शामिल होना था कि एक मछली की आंख बिंदनी थी, वो मछली भी चक्र में थी फंसी हुई, एंड इट इज़ मूविंग अराउंड, और तब उसको नीचे एक तेल वाले किसी बर्तन में तेल के रिफ्लेक्शन से उसको मछली की आंख बिंध रही थी। तो उसी तरह से यूपीएससी में सिर्फ यही नहीं कि राउंडेड क्वेश्चन है। अब फर्स्ट पेपर में आप जाओगे तो 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर में जाओगे तो मुझे लगता है उसमें भी 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, थर्ड पेपर में जाओगे तो 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, और फोर्थ पेपर में जाओगे तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो अब उसमें होता यह है कि आपको एक तो 4000 वर्ड्स का उन्होंने डाला हुआ है जो अपने आप में लिखना मुश्किल है, और फिर 4000 वर्ड्स में भी आप मानकर चलिए कि आपको इतना फास्ट करनी पड़ेगी। इवन ऑप्शनल में थोड़ा सा वर्ड लिमिट उन्होंने बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं, पहले 3000 वर्ड्स के करीब हुआ करता था, अब मुझे लगता है कि 3150 या 3200 वर्ड्स के करीब अब ऑप्शनल पेपर की स्थिति है। तो इन ऑप्शनल पेपर यू नॉट फाइंड मच डिफिकल्टी, बट जीएस में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और उसमें भी वेरियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको दिमाग उस पर स्थिर करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मैं अपना कॉन्स्टेंट समझता हूँ। आप तो जानते हो कि ऑप्शनल बेस्ड काम करना होता है, तो मेरे हाथ में 500 मार्क्स और प्लस 100 जनरल स्टडीज़ के मार्क्स, 600 मार्क्स ही होते हैं। कोशिश करता हूँ 600 मार्क्स में बच्चे जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकें। उसमें भी मैं एक्सपेरिमेंट और भी कर रहा हूँ कि और उनको किस प्रकार से सोचने वाला प्राणी बनाया जाए और क्वेश्चंस पर अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके। फिर ये 2019 है बच्चों, आप लोगों से हमारी अपील है कि 2020 में और भी एम्पावर्ड होकर हिंदी मीडियम वाले उभरेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे जो हमारे हैं, दे विल चैनलाइज देमसेल्व्स
totally to the studies and they will try to upgrade their position. तो हम दोनों बच्चों से ये शुभकामना व्यक्त करते हैं और आगे की उम्मीद करते हैं, और हम खुद भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम टेस्ट की संख्या बढ़ाएंगे ताकि बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन राइटिंग पर आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है कि क्वेश्चन राइटिंग की को देखते हुए आपको कुछ और गुत्थियाँ सुलझ जाए और शायद इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल जाए। यू विल फाइंड द आंसर कि व्हाई इन यूपीएससी एग्जाम हॉल द स्टूडेंट्स नॉर्मली फाइंड डिफिकल्टी। जैसे देखिए, पहली चीज़ है कि आंसर राइटिंग में हम राइटिंग के चरण में जाने से पहले, जैसे बच्चे आते हैं और आते ही व्हेनेवर दे स्टार्ट द स्टडी, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू पूछ कि सर हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। जैसे बच्चे अभी एनसीईआरटी के लेवल पर हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उस समय ही ये क्वेश्चन उनका बहुत पेट होता है कि सर हम आंसर कैसे लिखें। अब मैं कैसे बताऊं कि आंसर लिखना एक तरीका है। आंसर राइटिंग इज अ पैटर्न, अ मेथड डेफिनेटली, बट द पोजिशन ऑफ मेथड कम्स आफ्टर योर प्रिपरेशन। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, तो अंडरस्टैंडिंग के पश्चात फिर तब मेथड का मूवमेंट आता है। क्योंकि आपको अगर सारे मेथड बता भी दिए जाएं, लेकिन अगर आपको विषय पर समझ नहीं होगी तो आप उसे नहीं लिख पाओगे। इसलिए बच्चे, मैंने पहली बात उठाई है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि हमारे ज्ञान को अंक में रूपांतरित करता। आंसर राइटिंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज एट इट ट्रांसलेट नॉलेज इनटू मार्किंग। यह हमारे नॉलेज को डायरेक्टली मार्किंग में तब्दील करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इस चरण में। लेकिन इस चरण में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। लेकिन you are supposed to fulfill certain conditions before excelling well in this stage। आपको एक्सेल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। पहला है, किसी भी टॉपिक की विस्तृत जानकारी हो। अब विस्तृत जानकारी से हमारा क्या मतलब है? यू आर सपोज टू हैव द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक टॉपिक। विस्तृत जानकारी से मेरा मतलब यह है कि आपको अगर कुछ प्रश्नों के बारे में मैं बताता हूं तो शायद विस्तृत जानकारी का मतलब आप समझ जाओगे। जैसे एक बार 2015 में क्वेश्चन पूछा भी था इस मुद्दे पर, इसी से मिलता जुलता। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग द क्वेश्चन हियर कि गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता? व्हाट वुड हैव बीन द नेचर ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया विदाउट गांधी? तो एक औसत बच्चा जिसने पढ़ाई की हुई है, एक औसत पढ़ाई की हुई, उसके दिमाग में सीधी सी बात यही आएगी कि गांधी के बिना स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। तो क्वेश्चन तो एक तरीके से आप यह कह लीजिए, तो ये हाइपोथेटिकल भी नहीं है, थोड़ा आर्गुमेंटेटिव ही है। लेकिन वो आर्गुमेंटेटिव दिखता नहीं है। स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता, उसमें कोई एक संभावना नहीं है, उसमें एक से अधिक संभावना है। एक औसत बच्चा है, वो लिखना शुरू करेगा, कम वायलेंस होता, रक्तपात हिंसा कम, गांधी के बिना रक्तपात ज्यादा होता, वायलेंस ज्यादा होता, और व्यवस्था आ सकती थी। हो सकता है कुछ ओवर इंथुजियास्टिक होकर यह भी लिख दे कि भाई स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, इंडिया कुड नॉट हैव गॉटन द फ्रीडम। हालांकि ऐसा लिखना उचित नहीं है। इवन विदाउट गांधी वी कुड हैव गॉट द फ्रीडम, बट द नेचर ऑफ फ्रीडम माइट हैव बीन डिफरेंट। सो ये हम स्टैंड उसमें ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि गांधी। खैर एनीवे, तो उसमें एक औसत बच्चा वही लिखता हुआ चला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता, तो इसमें तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। कुछ बताते हैं अरे इंडिया का भी वैसा सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता, व्हाट हैपेंड टू चाइना अंडर माओ सेतुंग। गांधी एक बुर्जुआ नेता थे, मध्यवर्गीय नेता थे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल और स्कॉलर्स की बात कर रहा कि गांधी बुर्जुआ नेता थे, उन्होंने बुर्जुआ के हित में कोई सोशियो इकोनॉमिक चेंज नहीं होने दिया, और गांधी नहीं होते तो सोशियो इकोनॉमिक चेंज होता। तो मतलब यह है कि विदाउट गांधी देयर कुड हैव बीन द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इन बेटर मैनर देन यू फाइंड एट द टाइम ऑफ गांधी। तो ये परसेप्शन है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है? तो हमें उसके लिए भी जगह बनानी है। तो हम पहली बात, अगर हमें शुरू करने के लिए तुम कहोगे, तो मैं इसमें ऐसे शुरू करता कि किसी भी सामाजिक विज्ञान, या कह सकते हो कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह इतिहास में इस बात के लिए कम जगह
होती है कि किस कारक की अनुपस्थिति में क्या घटना घटित होती है। अगर हम यहाँ से भी शुरू कर दें तो हमारा रिमार्केबल इंट्रोडक्शन माना जाएगा, क्योंकि यह नेचुरल साइंस में होता है कि एक कंडीशन में रिजल्ट एक तरह का मिलता है, लेकिन जब कोई भी सोशल साइंस होता है तो उसमें कभी भी एक कंडीशन में रिजल्ट एक नहीं मिल सकता, अलग अलग ही मिल सकता है। तो पहले तो मैं परीक्षक से माफ़ी मांग लूं कि भाई मैं जो भी बता रहा हूं महज एक संभावना बता रहा हूं, मैं फुल फ्लेजेड नहीं जानता, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं, मैंने लिखना नहीं है, उसको संकेत देना है। मैं कोई ब्रह्मा तो हूं नहीं कि मैं जान लूंगा कि अच्छा विदाउट गांधी इंडिया का ये स्वरूप होता। लेकिन जो उपलब्ध तर्क है उसके आधार पर प्राय हम इस मामले में दो विरोधी दृष्टिकोण देखते हैं। एक ऐसा मानता है, एक इस संभावना को जताता है, तो दूसरा उस संभावना को जताता है। तो थोड़ा हम सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात करते हैं उनको थोड़ा सा हम आड़े हाथों लेना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा इस सेंस में बोल रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं गांधी अगर नहीं होते तो भारत का ऐसा होता। तो जरा उनसे पूछा जाए कि अच्छा गांधी अगर नहीं होते तो भारत का इतना भला हो जाता, लेकिन ये सोशलिस्ट और जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थे उन्होंने इंडिया में क्या किया, स्वतंत्रता के बाद ही क्या किया या अभी क्या कर रहे हैं। तो आप क्यों चाइना से इसको कंपेयर करो। चाइना का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो पॉलिसी जितना रियलिस्टिक रही है, एंड इट हैज रिडिफाइंड इटसेल्फ टू द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ चाइना। और आपका इंडिया का जो सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टी थी उस समय, खास के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वो तो गाइडेड रशिया से होती थी। इंडियन कंडीशन में क्विट इंडिया मूवमेंट को आपने बाइकआउट कर दिया, इंडियन फिट पार्टीशन को सबसे पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले आप इंडियन कंडीशन के अनुसार थे कहाँ। जब वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता तो यू आर गोइंग टू बी एक्टिव इन इंडिया, जब रेड सिग्नल मिलता तो रुक जाते। तो यहाँ तो लेफ्टिस्ट पार्टी का वो ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा उसकी तरफ हिंट करते हुए। और जहां तक संभावना का सवाल है तो स्वतंत्रता की तिथियां भी बदल सकती थी। अब बदल सकती थी का मतलब है कि बढ़ सकती थी, पीछे आ सकती थी। तो एक तो तिथियां बदल सकती वाली संभावना है, और दूसरा क्या होता और भी जरा सोचिए। तो ठीक है, हिंसा ज्यादा होती, वायलेंस ज्यादा होता। और जहां तक एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि कम हिंसा हुई गांधी की उपस्थिति में, लेकिन एक संभावना और है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। और खासकर इधर एक बुक लिखी है उनके मतलब ग्रैंडसन ने, जिनका नाम है, ग्रेट ग्रैंडसन होंगे, राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो भारत में जो संवैधानिक नैतिकता आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आई, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 7 दशक तक सफल रहा, उसमें बहुत हद तक गांधीवाद का प्रभाव है। हालांकि मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ को अगर हम खींचते हुए ले जाएं तो और बढ़िया है। तो मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता कि सबसे पहली जरूरत अच्छी राइटिंग के लिए हमारे पास चाहिए अच्छा नॉलेज। वो अच्छा नॉलेज कहाँ से लाए, ये हमारी पहली चिंता होती है। इसलिए तुम देखते हो कि जब भी होता है तो मैं नॉलेज पक्ष पर बल देता हूँ। बच्चे एनसीईआरटी पर आई एम सिंपैथाइजिंग, हम उनको वहां से लेकर चलना चाहते, लेकिन लाना ऊपर तक चाहते। जब ऊपर तक आने लगते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर हेवी हो रहे हैं, मैं क्या करूं भाई, अगर मैं हेवी नहीं होऊंगा तो यूपीएससी तुम पर हेवी हो जाएगा। और तब ये जो 4 अगस्त की तिथि की फिर पुनरावृत्ति होनी शुरू होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता कि ये मस्ट है, ये हमारे आपके लिए, दोनों के लिए। इसमें स्टूडेंट्स को भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्मनिरीक्षण टीचर्स को भी करने पड़ेंगे कि क्या ये जो बदलता हुआ एग्जाम का रिक्वायरमेंट है 2010 से पहले का पैटर्न अब नहीं चलेगा। कुछ ऐसा हमें प्रबंध करना पड़ेगा कि एक विषय की नॉलेज का थोड़ा सा हम उपयोग कर लें दूसरे विषय में। मैं आगे आपको बताऊंगा उससे क्या होता है। जैसे देखो, अब मैं तो हिस्ट्री का हूं, लेकिन मैं आई फील कंफर्टेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट सियरली फॉर द फैक्ट दैट कि मैं उस समय थोड़ा उनके प्रति कॉन्शियस रहता हूं। ऐसा नहीं है, और आप भी रह सकते हो। मैंने हेमंत सत्ती से भी एक बात सुनी थी, जो वो बच्चों को गाइड कर रहा था, कुछ बच्चों से बात कर रहा था आफ्टर गेटिंग सक्सेस। क्योंकि एक बार सक्सेस होने के बाद तो आप टेम्पलेट हो जाते हैं सोसाइटी के लिए, फिर बहुत सारे फैन फॉलोअर्स आपके होते हैं जो आपसे बहुत सारे आइडियाज लेते हैं, और आप एक आइडियल होते हो तो आपको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं बच्चों को बार बार कहता था कि क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में मैनिपुलेशन करना सीखो, और मैनिपुलेशन के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए। आई फाउंड द सेम वर्ड्स इन हिज माउथ, सो मतलब आई वॉज हैप्पी कि चलो उसने इस बात को फॉलो किया और इस बात को उसने गंभीरता से लिया। तो मैं पहले आपको समझाने में अगर कामयाब रहूंगा तब तो ठीक है, अगर हम नहीं समझा पाए तब तो फिर मुश्किलें आती रहेंगी। हमें पैटर्न बदलना होगा, दिस इज द रियलिटी। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन हमने रखा है
कि अब इस बार के कल्चर 2019 के पेपर में पूछा है। देखो, डू यू हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर नेशन, इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल्स। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। अब क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? डू यू हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर नेशन। अभी लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र समस्त भारत में है। अब ये कौन सा तथ्य दर्शा रहा है बच्चों? अब एक बच्चे अगर पेन लेकर एग्जाम हॉल में बैठेगा तो उसमें कितना बड़ा ऑर्डियल उसके सामने है। दूसरी बात है कि आपको फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री कल्चर का क्वेश्चन है उसमें अधिकतर इंडियन सोसाइटी और कल्चरल वाले में कभी इंडियन सोसाइटी वाले एक दो उसको काउंट कर लेते हैं, कभी कल्चर वाले अपने में उसे काउंट कर लेते हैं। तो एक दूसरे को अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों का स्वागत है, जो जिसमें कर सके बिल्कुल करिए। यहाँ पर तो जब अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात हो रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जब adopt करना, that is the major requirement in the exam, civil services and even today in state services exam। तो आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एरिया को कवर कर रहे हो। तो इसमें इस पर इंडियन सोसाइटी वाले भी क्लेम कर सकते और कल्चर वाले भी क्लेम कर सकते। तो अब ये सर्वत्र लघु भारत दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कल्चर का मामला ज्यादा है ये। हालांकि इंडियन सोसाइटी भी कल्चर से गाइडेड होता है और कल्चर भी इंडियन सोसाइटी से गाइडेड होता है। दोनों का एक दूसरे के बीच बहुत मतलब इंट्रिंसिक रिलेशनशिप है। तो उसमें ये जो शब्द है ये क्या मीन करता है? तो आजकल तुम देखोगे पूरे भारत में समस्या ये है कि इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर बच्चों को पहले से पता हो तो उसे एक तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन, इंडियन माइग्रेशन की समझ होनी चाहिए। दूसरी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर स्टेट रिलेशंस की भी समझ होनी चाहिए। अभी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम में ही। जैसे वहाँ पर मुद्दा उठा था लिंग्विस्टिक स्टेट का, यानी अलग अलग स्टेट ने दावा किया था कि हमारी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी अलग हो और एक राज्य भाषा को अलग स्वीकृति मिले। तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट झुक गई थी और अंत में लिंग्विस्टिक स्टेट का गठन हुआ था। तो जब लिंग्विस्टिक स्टेट का गठन हुआ तो ऐसा सोचा गया कि नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड एंड इट हैज बीन रिजॉल्व फॉरएवर। अब उसमें खैर एक प्रॉब्लम तो अंडर डेवलपमेंट का आ ही रहा है, जो तेलंगाना वाला मुद्दा आप जानते हो। उससे भी बड़ा मुद्दा है कि प्रत्येक जो स्टेट हैं उसमें एक अच्छी खासी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की समस्या है। अब बिहार में ही देखो तो मैथिली वाले हैं, जैसे उर्दू वाले हैं, यूपी में देखो भोजपुरी वाले हैं, उर्दू वाले हैं। तो अगर तरीका के हिसाब से देखो तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज टू द प्रेजेंट नेशन स्टेट, क्योंकि अब हर स्टेट के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट उन पर जबरन अपना स्टेट लैंग्वेज को इम्पोज कर रही है और उनके लैंग्वेज को प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं दे रही है। तो अब इसी मुद्दे को, अच्छा दूसरा माइग्रेशन का मुद्दा है। तो पूरे इंडिया में अगर तुम देखोगे तो आप दिल्ली मेट्रोपोलिस को ही देखो तो देखो लघु भारत आपको सर्वत्र नजर आएगा। मतलब हर स्टेट्स के लोग, हर कल्चर के लोग हर जगह एक पॉकेट्स के रूप में है। मतलब इंडिया ही केवल यूनिटी इन डाइवर्सिटीज नहीं है, एवरी रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ इंडिया। आज आप देखिए, अगर दशहरा के त्योहार पर दिल्ली में देखेंगे तो चित्तरंजन पार्क को देखिए, वहां पर आपको मिनी कलकत्ता नजर आएगा। आप अगर देखेंगे कांवड़िया की भीड़, आप अगर अब सावन इस बार तो नहीं हो सका कोरोना के कारण, तो आप देखते कि जो भीड़ इतनी आगे निकल रही थी कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक नेशनल हाईवे जाम हो जाता, जबकि एक कल्चर पहले बिहार में बद्रीनाथ धाम में कांवड़िया का कल्चर शुरू हुआ। तो मतलब ये है कि पूरी इंडिया में एक तो कल्चर का स्प्रेड हुआ, पीपुल का माइग्रेशन हुआ, और प्लस जो डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो पहले से ही है। केवल स्टेट के लैंग्वेज को मान्यता देने से रीजन का लैंग्वेज सॉल्व नहीं होगा। ममता बनर्जी ने जब बंगाली लैंग्वेज जब गोरखालैंड पर थोपने की कोशिश की तो वो वहाँ पर वो नेपाली मूल के अपने को मानते थे, वो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने रिवोल्ट किया। तो पिछले 2 साल से या 2.5 साल या 3 साल कहें तो ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है। अब कोई ये हमें कहे कि भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए, इस मुद्दे को कैसे डील करें, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिना इस नॉलेज को हम तरीके के हिसाब से केवल कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए पहला बिंदु बच्चे मैंने नॉलेज को दिया है, डोंट
डोंट टेक इट अदरवाइज। अब देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर क्रिटिकली एग्जामिन। प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में पूछा गया था हिस्ट्री का, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन जनरल स्टडीज में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शनल के कई क्वेश्चन जनरल स्टडीज में रिपीट होते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट कि इसका रिपीटेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि एक औसत अगर आप कोई नोट्स को पढ़ें या आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर किसी बुक को पढ़ें, तो नॉर्मल बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी बैलेंस ऑफ पावर की चीज़ें वो लेते ही नहीं है। दे आर जस्ट लेट, वो आपको फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी की बात करेंगे, मिलिट्री अलायंस की बात करेंगे, टेंशंस की बात करेंगे, बाल्कन प्रॉब्लम की बात करेंगे, इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, सराजेवो मैसेकर की बात करेंगे, लेकिन कहीं भी वो इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे कि शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर क्या है। और एक जो औसत बच्चा होता है, आई थिंक कि वो बैलेंस ऑफ पावर को वो समझ भी नहीं पाता है कि इन ट्रू सेंस व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, आखिर ये बैलेंस ऑफ पावर है क्या, तो वो भी उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों, मैं पहले उस नॉलेज की अपेक्षा बच्चों से करूंगा कि भाई अब इसमें भी देखो समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। टर्म्स में मैं आगे आ रहा हूं, तो एक चीज के कई डायमेंशन से वो पूछ सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमको पुख्ता नॉलेज चाहिए। पहले यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कब आया है, यूरोप में कौन बैलेंस ऑफ पावर को लेके कौन ऐसा चिंतित है, कौन ऐसा कंट्री है, उस कंट्री का फीचर क्या है, वो यूरोपियन पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जिसको होगी वो बेहतर इस क्वेश्चन पर परफॉर्म कर पाएगा। तो मैं वही नॉलेज की बात कर रहा। उसी तरह से देखो, डू यू थिंक दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट, ये मैं एक पॉलिटी का क्वेश्चन जानबूझ कर रखा है क्योंकि आप लोग कहेंगे आप केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल रहे, और मैं दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डालने से ये करता हूँ, परहेज करता हूँ कि कहीं लोग ऐसा ना समझे कि मैं दूसरे प्रोविंस में, हालांकि ह्यूमैनिटीज का एक ही प्रोविंस होता है। जिस दिन तुम लोग ये समझ जाओगे उस दिन सारा प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएगा। तो डू यू थिंक दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक्सप्लेन। जैसे क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। तो देखो, अब एक कॉमन यही क्वेश्चन नहीं, 2014 यूपीएससी में आप जाओगे तो 2014 में क्वेश्चन यह था कि पार्लियामेंट का जो संसद है उसके संविधान संशोधन की शक्ति अपरिमित नहीं होनी चाहिए और उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्वाभाविक अंकुश होता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज। तो अब क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब होता है उसकी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन हमें संकेत यह मिल गया कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का जो पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, उसका लेजिस्लेटिव पावर है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है, तो वो जुडिशियल रिव्यूज और पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका, उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में वो बैलेंस की बात पूछा है उस क्वेश्चन में नॉर्मली। तो मेरा अपना परसेप्शन है बच्चों, मैं वही कोशिश करता हूं। जैसे मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूं तो आपका वैसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक तो आपका दिया हुआ है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो। तो मैं वहाँ जब सिलेबस को देखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि चलो भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी पिछले 3 साल से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को तो हम गेटवे टू नॉलेज बना सकते हैं, क्योंकि उससे हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को बच्चों की समझ डेवलप कर सकते हैं, उससे हम बच्चों का वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस की बेहतर समझ कर सकते हैं, उससे हम इंटरनेशनल या वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो हम वेस्ट से ही ले रहे हैं। अब दुनिया में मेडिवल टाइम में भी कॉन्स्टिट्यूशन तो हर एज में है, लेकिन जिसको तुम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो उसका एवोल्यूशन तो ब्रिटेन में शुरू हुआ, और ब्रिटेन में नॉर्मन इन्वेजन के समय से शुरू हुआ, फिर आप यूएसए में आते हो। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम बढ़ रहे होते हैं तो वो कोई अलग थोड़ा है। अब देखो 2019 में तुम देखो एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री पर पूछा है, वो क्या है कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
अमेरिकन एवोल्यूशन एंड फ्रेंच एवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नेशन, सॉरी हाँ आधुनिक, हाँ मॉडर्न वर्ल्ड। कमेंट, थ्रो लाइट ऑन द स्टेटमेंट। तो अब सवाल है कि इन दोनों ने अगर आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो ब्रिटेन से शुरू हुआ, फिर अमेरिका से, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश मॉडल अलग अलग था। अब हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में वो काम दे जाता है कि जैसे हमसे या वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे बच्चों से पूछा गया कि अमेरिकी संविधान की प्रत्येक विशेषता ब्रिटिश उद्गम की थी, परीक्षण करिए या समालोचनात्मक परीक्षण करिए। मतलब एवरी फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई अमेरिकन भी ब्रिटिश मूल के ही हैं, लेकिन उनका जियो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन अलग है ब्रिटिश से। तो कुछ बातें उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर तो हुआ है, वो जो नारा देता है प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वह नारा तो सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकला है, क्योंकि उसी 17वीं सेंचुरी में जो पार्लियामेंट और वहां पर मोनार्की के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ तो पार्लियामेंट ने स्लोगन दिया, वहीं से अमेरिकन लोगों ने सीखा। लेकिन अमेरिकन लोग एक सेंचुरीज तक वो अपने सेक्लूडेड जीवन में एक अलग कॉन्टिनेंट में रहे, अलग कॉन्टिनेंट में लाइफ जिया, अपना फ्यूचर खुद बनाया, तो खुद एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक हुए, एक अपने फ्यूचर को खुद बनाया और यूरोपियन फ्यूडलिज्म के वातावरण से अलग रहे, तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बहुत स्ट्रांग भावना विकसित कर ली। तो उनके लिए दूसरी बात है, उनके यहां मोनार्की तो ब्रिटिश ही थी, तो ब्रिटिश संविधान ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक पहुंची, तो वो पहुंच गए रिपब्लिक तक। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता कि फिर इसी क्रम में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था इंडिविजुअल फ्रीडम। तो उन्होंने वहां पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बनाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, एंड दे हैव गिवन स्पेसिफिक एम्फेसिस ओवर फंडामेंटल राइट्स। अब ब्रिटिश लोगों का आगाज श्रद्धा उनके पार्लियामेंट में है। अब हमने पार्लियामेंट ले लिया ब्रिटिश मॉडल से और जुडिशियल रिव्यू ले ली अमेरिकन मॉडल से, तो हमारे यहां तो ये प्रॉब्लम आना ही है। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई जब बैलेंस की बात होगी तो ठीक है, तीनों ऑर्गन्स में बैलेंस हो, तो अगर एग्जीक्यूटिव अगर गलत करता है तो है जुडिशियरी उसको सीधा करने के लिए, अगर लेजिस्लेटिव से गलती होती है तो जुडिशियरी रिवाइज करके ठीक कर देता है, और अगर जुडिशियरी अगर ऑटोक्रेटिक हो जाए तब उसको कौन ठीक करेगा, उसको तो सेल्फ रिस्ट्रेंट ही लगाना पड़ेगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म है टू व्हाट एक्सटेंट दैट इज एक्सेप्टेबल एंड टू नॉट व्हाट एक्सटेंट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरा इसमें केवल यही इंटरेस्ट होता है, जो मैं प्रयास करता हूं प्रेजेंट एंड पास्ट सीरीज वाले में, कि किसी प्रकार से हम एक सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की मदद हिस्ट्री में भी लेते हैं, इकोनॉमी की मदद हिस्ट्री में भी लेते हैं, हमें इस अंतर अनुशासनात्मक पैटर्न पर जाना पड़ेगा और पहले अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन पर आने से पहले। ये मेरा पहला मैसेज है। अब आप लोगों तक कहां पहुंचा ये पता नहीं। अब एम्फेसिस ओवर फॉलोइंग फैक्टर्स इन कोर्स ऑफ स्टडी, तो अगर हमें अपने ज्ञान को विस्तृत करना है तो इन तीन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और जब इन तीन बातों पर हमारा ध्यान होगा, वी हैव टू गिव एम्फेसिस ओवर द थ्री फैक्टर्स। यहां पर देख रहे हो, पहला है आलोचनात्मक सोच, बहुस्तरीय अर्थ विन्यास। अब आई एम यूजिंग द टर्म क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मैं पहले भी बार बार प्रयोग करता रहा हूं, लेकिन आप देखो कि अभी जो आपका नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, क्या उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग शब्द का प्रयोग किया है या नहीं। अगर इसने प्रयोग किया है तो मैं पिछले 3 वर्षों से बच्चों के बीच इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ, मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है, फिर एक बार रिपीट करूं फॉर योर सेक, कि जैसे कोई हमें एक गिलास पानी देता है और वो पानी हम दूसरे को बढ़ा देते, दूसरा तीसरा को बढ़ा देते, तो उस पानी में से थोड़ा तो छलक कर गिरता है। एंड देन अ टाइम विल कम कि आफ्टर 5 to 6 hand द ग्लास वुड कंटेन सिंपली हाफ ए ग्लास वाटर। तो अब क्या है कि आधा तो छलकता जाएगा तो फिर वहां तक हाफ ही पहुंच पाएगा।
तो वही होता है फ्लैट थिंकिंग का। फ्लैट थिंकिंग में क्या होता है कि जैसे बच्चे अधिक आज जो अब यूपीएससी का प्रॉब्लम या जिसको हिंदी माध्यम का प्रॉब्लम कहते हैं, हिंदी माध्यम का प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहाँ की शिक्षा पद्धति ही दो प्रकार की हो गई। एक जो थोड़ा पब्लिक स्कूल में या फिर उस तरह के बाकी जो आप कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन है इंडिया का, वो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा बहुत लेकर चला, बहुत तो भी नहीं लेकर चला, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर तो वो भी नहीं है लेकिन लेकर चला। और यहाँ जो नीचे जो हमारे यहाँ जो बाकी आप देखते हैं जो हिंदी बेल्ट है, उसमें जो पुराना पैटर्न रहा वो रोट लर्निंग का ही पैटर्न रहा कि आप यूनिवर्सिटी में भी रहा, नॉर्मली ह्यूमैनिटीज़ में अगर एक दो यूनिवर्सिटी को छोड़ो तो अगर इंडिया में अपवाद रखो, हालांकि उसका नाम लेना अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि अब अभी थोड़ा दे हैव फॉलन इनटू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो मैं ये कह रहा कि ये अगर छोड़ अपवाद में रखा जाए तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि आईआईटी में कुछ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को जो किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा इनोवेटिव ढंग से ले रहा है। अदरवाइज रूट लर्निंग ड्यू में भी मैं देखता हूँ, बाकी जो कॉलेजेज हैं इंडिया के उसमें भी वही, लेकिन ड्यू वगैरह में थोड़ा बुक्स रीडिंग काफ़ी मतलब बच्चे नहीं करते हैं परंतु टीचर्स की तरफ से कोशिश होती है, तो एफर्ट यहाँ ज़्यादा होता है। खास के जो इंग्लिश मीडियम जो भी संस्थान होते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा होता है। तो ये बच्चों का, बच्चे यहाँ पर खुद आके हिंदी मीडियम वाले अपनी मेहनत से, इसलिए उनको तो इस बात का प्राइज मिलना चाहिए कि एडवर्स कंडीशन में भी उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि अब उसमें जो फ्लैट थिंकिंग है उसमें रोट लर्निंग आप करोगे तो आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भूलते जाओगे। और क्रिटिकल थिंकिंग में है कि अगर किसी ने किसी को एक ग्लास वाटर दिया तो वह उसमें एक सवा ग्लास थोड़ा सा उसको ज़्यादा बढ़ा लेगा, फिर दूसरे को दे देगा, फिर वो भी थोड़ा सा पानी उसमें डालेगा, फिर तीसरे को दे देगा, फिर उसको देकर फिर चौथे को दे देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि देयर विल बी द चेंज ऑफ हैंड, तो उसमें थोड़ा 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 वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा और एक समय 1.5 ग्लास हो जाएगा, 1.25 ग्लास हो जाएगा। तो वही होती है क्रिटिकल थिंकिंग। हियर आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल कि हमें याद है कि यूपीएससी में, जैसे मैं क्वेश्चन में खुद स्टूडेंट लाइफ में भी देखा था और अब तो टीचिंग में पिछले 27 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी में आप कितना भी पढ़ के जाओगे तो आपको बुकिश नॉलेज, जिसको किताबी ज्ञान कहते हो, उससे 70% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। तो कहोगे 30% क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो उन पुस्तकों को पढ़ने से जो आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जो उस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन उससे आपने जो इन्फर करके ज्ञान प्राप्त किया है, उस 30% से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमें याद है कि जैसे एसे में पूछा था, कई बार हमसे क्वेश्चन ऐसे टकरा जाते हैं जो मैं किसी बुक में नहीं पढ़ा हुआ होता हूं, और इसीलिए तुम देखोगे यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करना टीचर के लिए भी चैलेंज होता है, क्योंकि 30% क्वेश्चन तो आपको किसी बुक्स में मिलेंगे नहीं, तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? या तो उसको फिर मिलाने वाली बात वो तो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें देखो, जैसे क्वेश्चन, जैसे निबंध में ही क्वेश्चन पूछा था, मतलब अब डायरेक्ट हमको वो क्वेश्चन पूरा याद नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता मैं आपको बता रहा हूँ कि गेट्स बफेट मॉडल क्या था कि ये भारत में जो चली आ रही परोपकारिता का मॉडल है उसकी अभिव्यक्ति है, परोपकारिता के मॉडल के अनुकूल है। मतलब गेट्स बफेट का मतलब है बिल गेट्स और वारेन बफेट, आपने अमेरिकन जो सुना होगा गेट्स एंड बफेट का, तो उन्हीं के बारे में कि मॉडल क्या है। आप जानते हो कि फिलैंथ्रोपिक कैपिटलिस्ट हैं, जो फिलैंथ्रोपी और कैपिटलिज्म को जोड़कर देखते हैं कि भाई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा भाग दे दिया है और उन्होंने फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं। भारत में भी एक अजीम प्रेम जी हैं उसी तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मतलब वो कहा गया कि वो मॉडल क्या है, और भारत में अपने यहाँ तो जानते हो परोपकारिता का मॉडल है। परोपकारिता का मॉडल, अगर बचपन में आपने माइथोलॉजी सुनी होगी, अब हमें लगता है कई बार तो उस समय दादाजी और नानी जी से जो कहानियां सुनी थी वह भी काम आ रही है एकेडमिक्स में। तो लगता है कि उस समय हमारे लिए बस वो कौतूहल की बात थी, लेकिन आज जीवन के कई प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। जैसे ऋषि दधीची की कहानी आपने सुनी होगी, कर्ण की कहानी सुनी होगी जिसने कवच कुंडल दान कर दिया था। तो यहाँ पर परोपकारिता का मॉडल यह है कि रात में 2 दिनों का भूखा दंपति, जब कोई संत आता है रात में पुकारता है भोजन के लिए, तो अपनी थाली उठाकर जाकर दे आता है, भूखा सो जाता है। तो हमारे यहाँ परोपकारिता का वह मॉडल है। और जो गेट्स बफेट मॉडल है, उस परोपकारिता में भी बिजनेस है। अब कहोगे कैसे, इसको मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं, इसको डिफर करते हैं। अब मैं किसी बुक में पढ़ा नहीं था, जो आप तक जीवन में समझा था उसी समझ के आधार पर इसका उत्तर देना था।
तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने मिलते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग ही वहां काम देता है। फिर दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है विश्लेषण परक दृष्टिकोण, किसी भी विषय पर एक से अधिक संभावना को तलाशना, माने किसी भी चीज के एक से अधिक विश्लेषण। जैसे एक विशेषज्ञ की बात मैं बता रहा हूं, एक विशेषज्ञ ने लिखा है खुद एनालिसिस पर, ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, उसने लिखा है कि कोई कुत्ता, सम डॉग इज चेजिंग अ मैन, कोई कुत्ता है जो किसी आदमी का पीछा कर रहा है, वो आदमी भाग भी रहा है और इस बीच वो अनुमान लगा रहा है कि वो कुत्ता तो हमारे पास थोड़ी देर में पहुंच ही जाएगा। तो उसका मूड क्या है, वो दौड़ भी रहा है और सोच भी रहा है, वो हमसे खेलना चाहता है, एक संभावना। दूसरा, हमें काटना चाहता है, दूसरा संभावना। तीसरा संभावना कि मेरे हाथ में जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स खाने की लालच में है कि भाई मैं इसे किसी तरह से खाना छीन लूं। तो 3 संभावना उसने तलाशा। तो वही होती है विश्लेषण परक। विश्लेषण परक में क्या होता है कि एक से अधिक संभावना की तलाश होती है। जब कोई भी चीज पर आप सोचते हो तो यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल, उसमें एक से अधिक डायमेंशन पर विचार होता है। नेक्स्ट वन देख तो अंतर अनुशासनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू अप्लाई द पैराडाइम ऑफ वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट। अब देखिए, यह तो आज मैं आपको एक कल्चरल स्टडीज भी बताऊंगा, यह तो आज 21st सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम और दुनिया के एजुकेशन सिस्टम का मॉडल हो गया है। ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम जो लागू होगा उसका फायदा अगले जनरेशन को मिलेगा और उस जनरेशन को कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। समस्या ये आई है कि यूपीएससी ने कम से कम अपने कुछ क्वेश्चंस में, अगर 100% क्वेश्चन नहीं तो 50-60% क्वेश्चंस को उसी पैटर्न पर रखा हुआ है जिस पैटर्न पर रिकमेंड आज की शिक्षा नीति कर रही है। तो हमारी सरकार ने वैसे शिक्षा नीति नहीं बनाई, हमारे कॉलेज एजुकेशन उस तरह के नहीं थे, हमारी स्कूल एजुकेशन उस तरह के नहीं थे, परंतु यूपीएससी का जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसी तरह से हुआ है। तो इसमें इस गैप को फुलफिल 2 ही लोगों को करना पड़ेगा। एक तो बच्चों को बहुत हार्डवर्क करनी पड़ेगी, दूसरा कोचिंग संस्थान को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये गैप भरा जाएगा। क्योंकि ये गैप 2013 के बाद चूंकि ज्यादा हो गया है इसलिए ज्यादा विजिबल आपको लगता है पहले से ही। आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो पहले से ही ऐसा गैप है, लेकिन इधर 2013 के बाद ये गैप ज्यादा हो गया है। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अब जैसे देखो आज पार्टीशन ऑफ इंडिया है, आप लोगों के क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है उसका लास्ट चैप्टर पर चले जाओ, पार्टीशन। उसमें तुम देखोगे कि अब जो पार्टीशन पर जो स्टडी करते हैं तो उनका कहना है कि भाई पार्टीशन का कारण पर विचार मत करिए। जिन्ना रिस्पॉन्सिबल थे, नेहरू रिस्पॉन्सिबल थे, पटेल रिस्पॉन्सिबल थे, दे आर द क्वाइट यू कैन से आउटडेटेड थिंग, ये बहुत आउटडेटेड थिंग है। आप यह सोचें पार्टीशन पर काम करते हुए, बल्कि पार्टीशन पर काम करते हुए आप यह सोचें कि इसका इंपैक्ट सबाल्टर्न पर क्या पड़ा, कॉमन पीपल पर क्या पड़ा। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो पैराडाइम है उसको ले आया गया हिस्ट्री में। उसी तरह आप देखते हो कि उसका पैराडाइम इंटरनेशनल रिलेशन में भी कई बार लाया जाता है, सोशियोलॉजी का पैराडाइम उसमें लाया जाता है, हिस्ट्री का पैराडाइम इकोनॉमिक्स में लाया जाता है। तो मतलब आज की तारीख में सारे विषयों का पैराडाइम एक दूसरे से मिल रहा है, इसको बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक। तो बच्चों को थोड़ा सा वो समझ भी डेवलप करनी पड़ेगी। और तब नेक्स्ट आपका आता है अध्ययन के नवीन क्षेत्रों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज। अब थोड़ा सा न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज में भी हमें जाना पड़ेगा। न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज है जेंडर स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये 3 एरिया को आज सभी को जानना है, सभी को इन तीनों एरिया में काम करना है। क्योंकि आपके जो अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ये जेंडर स्टडीज से, कल्चरल स्टडीज से, इन्वायरमेंटल स्टडीज से। अब तुम हिस्ट्री ही पढ़ो, रोल ऑफ इन्वायरमेंट, आप सोशियोलॉजी ही पढ़ो, इन्वायरमेंटल फैक्टर। कल्चरल स्टडीज क्या है कि जैसे देखो उसमें भी एक टर्म आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो टर्म है वो मॉडर्निज्म के बाद या लेटर डेवलपमेंट है। ये आप कह सकते हो कि 20th सेंचुरी के एंड में आया। एक्चुअली मॉडर्निज्म जिसे तुम कहते हो वो इनलाइटेनमेंट से निकला है। आप लोगों को यूरोपीय प्रबोधन पता होगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपके जीएस के सिलेबस में भी है। तो वे बच्चे जो हिस्ट्री ऑप्शनल के नहीं होंगे तो उन्हें भी ये पता होगा इनलाइटेनमेंट के बारे में, यूरोपीय प्रबोधन के बारे में। तो वहां से माना जाता है मॉडर्निज्म आया। तो मॉडर्निज्म का कहना था कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति ये दोनों मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करेगी। माने रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड विल ब्रिंग परफेक्शन इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ह्यूमंस लाइफ।
लेकिन हुआ आगे चलकर फिर दूसरा अलग हो गई, क्योंकि बहुत तरह के डिजीज आ गए, बहुत तरह के वेपन्स और जो मारक हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, तो इस तरह की चीज़ें आ गई। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी दूषित हुआ, फिर सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हुआ, बहुत तरह के मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट शुरू हो गए। तो ऐसा देखा गया कि लाइफ और भी अगली होता जा रहा है, कुरूप होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जिसको कहते हो प्रबोधन या आधुनिकता से मोह भंग की स्थिति हुई। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट विथ मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म से जो डिसइल्यूजनमेंट हुआ है, तो उसका नेक्स्ट वन वर्जन आया है पोस्ट मॉडर्निज्म, जो मानता है कि नहीं, विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति या तर्कवाद ही सत्य नहीं है, ना तो कोई एकमात्र सत्य है और ना सत्य की ओर जाने वाला कोई एकमात्र मार्ग है। तो ये जो स्टेटमेंट देता है वो कहलाता है पोस्ट मॉडर्निज्म, और वो हमें बताता है एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। तो ये कुल मिलाकर उसने कल्चरल स्टडीज को ही प्रभावित किया है। और कल्चरल स्टडीज को उत्पन्न होने का एक कारण था कि जब सोशलिज्म और कम्युनिज्म का थोड़ा डिक्लाइन हुआ, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते थे। तो बदले में जो कुछ बुर्जुआ चिंतक थे, उन्होंने कल्चर की बात की कि नहीं, क्लास नहीं, कल्चर से उन्होंने मतलब ये लगाया, कल्चर स्टडीज का मतलब है कि हम हमेशा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। हम सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मार्जिन का मतलब है जो लोग समाज के हाशिए पर हैं, तो समाज के हाशिए पर बैठे हुए लोगों के तब जीवन पद्धति के आधार पर हमें देखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सेंटर और मार्जिन, ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर एंड दैट ऑफ द मार्जिन। तो ये सेंटर और मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जो अब यहाँ से हम वी आर जस्ट मूविंग फर्दर, तो हम आपको नेक्स्ट वन ले चलते हैं, सामाजिक विज्ञान के स्वरूप की समझ। एक यह भी थोड़ा जरूरी है, 2 मिनट मैं इसको समझा दूं। जैसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोशल साइंस। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल साइंस से मतलब यह है कि प्रत्येक ज्ञान एक परिप्रेक्ष्य मात्र है, इसमें अंतिम व्याख्या हो ही नहीं सकती। जैसे कई बार मैं खुद लेक्चर देता हूँ या कोई बात कहता हूँ, तो कई स्टूडेंट डिफर करते हैं, सर ये कैसे होगा, ये तो ऐसे हुआ। तो हम उनको उतना ही समझाते हैं कि देखिए, तुमने जो कहा मैंने एक्नॉलेज किया, ऐसा भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोचते हो कि ऐसा है तो वैसा नहीं। ह्यूमैनिटीज में इसकी जगह नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो जैनियों का स्यादवाद था, है नहीं है, कहा नहीं जा सकता है कहा नहीं जा सकता है, नहीं है कहा नहीं जा सकता है नहीं है कहा नहीं जा सकता है। तो वही बात ह्यूमैनिटीज पर लागू होती है। एक से अधिक की संभावना होती है। तो कहोगे भाई एक से अधिक की संभावना होती है तो क्या मुझे जो मन में आए मैं बोलूं? देखो, अब उसमें एक रुकावट आपके सामने है। रुकावट इसलिए है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। सॉरी टू गिव द रेफरेंस, अगर आप इंडिया के कुछ ऐसे रेडिकल यूनिवर्सिटी में होते, जैसे तुम जेएनयू के स्टूडेंट होते या जागरपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा विचारों की आज़ादी मिलती, और थोड़ा अगर आप बहुत ज़्यादा अगर रेडिकल बातें भी लिखते तो आपको वहाँ पर जगह मिल जाती। ड्यू में भी कम से कम, या बाकी यूनिवर्सिटी है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं कि गुलामी है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि मान कर चलते हैं कि यू हैव टू बी द ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया। आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपको कुछ रेड लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ग्रुप को लेकर चलना है, आपको एक हायरार्की को फॉलो करनी है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाओगे तो फिर तो ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ों का रेड लाइंस को वैसे तो सभी इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करना चाहिए, विशेषकर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये रेड लाइंस फॉलो करना चाहिए, हमारे संवैधानिक मूल्य के अगेंस्ट में नहीं हो। देयर शुड नॉट बी एनी contravention of constitutional values, कंपोइट कल्चर ऑफ इंडिया, सोशल हार्मनी एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कोई भी ऐसा हम ना लिखे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ चला जाए। भारत की सामाजिक संस्कृति, भारत का जो कंपोइट कल्चर ऑफ इंडिया है उसके अगेंस्ट में ना जाए। सामाजिक सौहार्द है, सोशल हार्मनी है, वह कंट्रावेन ना हो। भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का अतिक्रमण नहीं हो। अब ऐसा हम कुछ लिखे जिससे अंतर्राष्ट्रीय, तो जब हम लिख रहे होंगे तो नेचुरली हम पर कुछ रिस्ट्रेंट होगा, और जब आप एक इंटेलेक्चुअल हैं तो यू विल नेचुरली फॉलो दिस रेस्ट्रेंट। आप उसको नेचुरली, इस रेस्ट्रेंट को आप फॉलो करेंगे, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो
जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या खिलाफत के मुद्दे पर गांधी के झुकाव उनकी धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगाता है? डज गांधीयन reaction or Gandhian response to Khilafat issue put a question mark to his secular credentials? अब सवाल यह उठता है कि अब सोचा भी चलो गांधी कुछ भी है, राष्ट्रपिता है, और दूसरी बात है कि उनका राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन है, तो हम लिख रहे तो अब कह देंगे नहीं नहीं धर्मनिरपेक्षता उन्होंने छोड़ दी, उनमें धार्मिक उन्माद था, तो फिर ये विचारों की आज़ादी थोड़ा तो रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो वहां पर हमें लिए अपेक्षित है कि थोड़ा सा उनको बचा दें। उसी तरह कई ऐसे स्थल आएंगे जहां पर थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं बोलकर बताता हूं, लिखा हुआ नहीं, कि कार्यपालिका की निरंकुश व्यवहार, 1 मिनट के, चाहे कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति कर दे, कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति और विधानमंडल की कमजोरी को देखते हुए आज न्यायपालिका ही बेहतर गवर्नेंस स्थापित करने का साधन बन गई है। जस्ट आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, कि परसीविंग द एग्रेसिव अप्रोच ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द वीकनेस इन लेजिस्लेटिव बॉडी, नाउ जुडिशियरी इटसेल्फ बिकेम a means for better governance in India, or the judiciary became a means for ensuring better governance in India. तो क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, तो एक तो क्रिटिकली एग्जामिन शब्द उसने कह दिया तो हमें काफी संकेत मिल गया कि भाई क्रिटिकली एग्जामिन है, इसका मतलब हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चलना है। तो चलो, जुडिशियरी कहीं जगहों पर खाना पूर्ति कर रही हो तो सही है, लेकिन अगर जुडिशियरी देखो, अब आफ्टर ऑल लेजिस्लेटिव बॉडी में चाहे लाख कमजोरी हो जाए, लेकिन वह तो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव और कोर ऑफ डेमोक्रेसी है वो, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा ही चुन कर आ रही है। तो इसका मतलब है दोनों इलेक्टेड हैं, दोनों पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जुडिशरी तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो तो इलेक्शन के आधार पर एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो वो अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबका पावर अपने हाथों में ले लेगी तो फिर इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है तो उसका जो बेसिक आइडियल्स है उसके तो खिलाफ चला जाएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ही खिलाफ चला जाएगा। अब हम अति उत्साहवाद का शिकार होकर जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावर ना दे दें, वहां हमें उस संवैधानिक लिमिट को समझना पड़ेगा। तो यही होता है जो हमने लिमिटेशंस पार्ट बताया, और इन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट या सोशल साइंस में हम कलम खोल कर लिखें। वी हैव टू बी बोल्ड एनफ टू राइट एंड टू एक्सप्रेस आवर व्यूज। यह इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो ये पहलू हो गया। अब हम चाहेंगे स्तरीय लेखन की विधि। स्तरीय लेखन की विधि में मेथड ऑफ स्टैंडर्ड राइटिंग। मेथड ऑफ स्टैंडर्ड राइटिंग में बच्चे हम पहली चीज आपसे डिस्कस करेंगे कि अपने ज्ञान का उपयोग कर प्रश्न की मूल मांग को समझना, थ्रू यूजिंग हिज नॉलेज टू परसीव द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब अपने नॉलेज का उपयोग करके पहले क्वेश्चन की मांग को समझना, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। अब कैसे? जैसे देखो, मैंने 2-3 क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि एग्जाम्पल देना मस्ट है, तभी मैं तुमको समझा पाऊंगा। जैसे देखो, 1857 का महाविद्रोह पिछले 100 वर्षों में विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभर रहे असंतोष का प्रतिफल था। परीक्षण कीजिए। 1857 का महाविद्रोह पिछले 100 वर्षों में विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभर रहे असंतोष का प्रतिफल था। परीक्षण कीजिए। इधर है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द रिजल्ट ऑफ सीथिंग डिसकंटेंटमेंट ऑफ डिफरेंट इंडियन क्लासेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो ये आप जो स्टेटमेंट देखते हो ठीक उसका हिंदी का इंग्लिश में ये दिया हुआ है। ओके, अब हमें इसको डील करना है। तो अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी सामने रख देता हूं। 1857 के महाविद्रोह में तीव्रता, व्यापकता एवं सामाजिक भागीदारी के बावजूद भी एक बड़ी कमजोरी थी आपस में एकजुटता का अभाव तथा दूरदर्शी नेतृत्व एवं स्पष्ट कार्यक्रम का अनुपस्थित होना। विश्लेषण कीजिए। 1857 के महाविद्रोह में तीव्रता, व्यापकता एवं सामाजिक भागीदारी के बावजूद भी एक बड़ी कमजोरी थी आपस में एकजुटता का अभाव तथा दूरदर्शी नेतृत्व एवं स्पष्ट कार्यक्रम का अनुपस्थित होना। विश्लेषण कीजिए।
In spite of its intensity, expansion, and social participation, a major weakness in the Great Revolt of 1857 was the absence of social consolidation, progressive leadership, and the clear objective and program. Analyze the statement. अब देखिए, अभी जो पहला क्वेश्चन है वह हमें क्या कह रहा है। वैसे मैं लेमैन के लैंग्वेज में बोलता हूं, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि 1857 का जो विद्रोह है वो पिछले 100 ईयर्स में जो विभिन्न वर्गों के बीच, 100 ईयर्स का मतलब है आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड्स, 100 ईयर्स में जो भारत के विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच जो असंतोष उभर रहे हैं उसी का प्रतिफल है। तो इसका अगर बच्चों हमने इसको अगर स्वीकार किया, जैसे नॉर्मली क्या होता है, बच्चे इंफॉर्मेशंस को तरजीह देते हैं, उनका दिमाग केवल जाएगा ये विद्रोह हुआ, वो विद्रोह हुआ, वो भी जरूरी है। वी नीड टू गिव द एग्जाम्पल। अगर एविडेंस नहीं देंगे तो हमारे आंसर में वजन नहीं आएगा। लेकिन इसका इंप्लाइड मीनिंग यह है कि इसका मतलब है कि इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहना कठिन नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल 100 वर्षों से लोगों में जो डिसकंटेंटमेंट आ रहा है वह उन लोगों का लोगों के असंतोष का महत्तम समापवर्तक है, यह उसी का प्रतिफल है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसका इंडिकेशन उधर है। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमने दिया वो कह रहा है कि भाई देखिए इसमें सोशल पार्टिसिपेशन जो हो, इसका वाइड एक्सपेंशन जो हो, लेकिन आपस में एकजुटता नहीं है, लीडरशिप नहीं है, स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमको उसके वीकनेस पक्ष पर ध्यान देना है। पहले वाले पर स्ट्रेंथ पक्ष को हाईलाइट करना है, दूसरे वाले पक्ष को वीकनेस पर हाईलाइट करना है। लेकिन जब हमारे बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो उनका एक्सलेटर और ब्रेक दोनों पर पैर होना चाहिए कि कहाँ हमें सबल पक्ष पर देना है। जैसे होता क्या है कि आधा भरा हुआ और आधा खाली है, मुहावरा तो आप लोग जानते होंगे कि हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी नॉर्मली। तो उसमें कहीं पर ह्यूमैनिटीज में कहना होता है हाफ एम्प्टी है और कहीं पर कहना होता है कि हाफ भरा हुआ है। तो हम एम्प्टी भी कर सकते हैं, भरा हुआ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन का डिमांड कैसा है। लेकिन हम गलत तभी नहीं है क्योंकि हाफ तो खाली है ये भी सच है और हाफ भरा हुआ है वो भी सच है। 1857 के महाविद्रोह की कमजोरी है, इसलिए वो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की दर्जा नहीं पा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जितने बड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व कर रहा है तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कहने में भी आपत्ति नहीं नजर आ रही। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का संकेत किधर है। क्वेश्चन हमें खुद संकेत देगा उत्तर की। तो पहला हमारे ज्ञान की जरूरत बच्चे क्वेश्चन को समझने में पड़ेगी कि हम लिखे क्या, तब मामला आएगा कैसे लिखें। पहला मुद्दा क्या लिखें, फिर मुद्दा कैसे लिखें। अब देखिए प्रश्न का विश्लेषण। अब प्रश्न का विश्लेषण कैसे करेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न के दो भाग हैं, टॉपिक एंड डायरेक्टरी होते हैं। टॉपिक में कोई मुद्दा, इशू, विचार अथवा वक्तव्य, स्टेटमेंट, वही डायरेक्टरी में प्रश्न की दिशा की ओर संकेत, डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं, यहां पर मैंने दिया है कि 1937 के चुनाव ने भारत के विभाजन की दिशा तय कर दी, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। द इलेक्शंस ऑफ 1937 paved the way for the partition of India, analyze the statement। तो ये जो 1937 के चुनाव ने भारत के विभाजन की दिशा तय कर दी, स्टेटमेंट है, इसको टॉपिक बोलते हैं। और विश्लेषण कीजिए, वो है डायरेक्टरी। अब अगर डायरेक्टरी बदल जाएगा तो उसी टॉपिक में आंसर का दिशा बदल जाएगी। अगर वो विश्लेषण कीजिए के बजाय अगर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अगर वह डाल दे तो हमारे उत्तर की दिशा बदल जाएगी। तो मैंने वही कहा कि 1937, अब देखो ये दोनों टर्म को बदल जाने से तुम्हारा उत्तर की दिशा बदल जाएगी। अब विश्लेषण कीजिए, मैं आगे सबका मतलब बताऊंगा। विश्लेषण का मतलब ये स्ट्रक्चर करके बताना है, उसको आप कर सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ कर बताना है कि 1937 का चुनाव क्या था और इसने किस तरह से विभाजन को बल प्रदान किया। तो इसमें आप उसी दिशा में लिखते चले जाओगे कैसे ये विभाजन की तरफ जा रहा है। और अगर समालोचनात्मक परीक्षण है, यू विल फाइंड इन प्लेस ऑफ एनालाइज यू फाइंड द टर्म क्रिटिकली एनालाइज। तो उसका मतलब ये होता है कि अब दोनों पक्षों को तौलते हुए आपको जाना है। तो वहां पर देना पड़ेगा कि 1937 का चुनाव तो एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। या 1937 का चुनाव है, उससे भी महत्वपूर्ण कारण ये है, मतलब उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भूमिका, इंटरनेशनल प्लेयर की भूमिका, फिर कांग्रेस की फेलियर की भूमिका, उन सब भूमिका को दिखानी पड़ेगी। और तो 1937 के चुनाव के साथ अन्य जो फैक्टर्स है उनको भी लिंक करके चलने पड़ेंगे और फिर हमें कंक्लूजन अकॉर्डिंगली देना होगा।
कंक्लूजन ऐसी स्थिति में निष्कर्ष हम फेवर में भी दे सकते हैं और निष्कर्ष अगेंस्ट में भी दे सकते हैं। तो वही मैंने बताया कि देखो ये डायरेक्टरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टरी हमारे टॉपिक, एक ही टॉपिक हो, डायरेक्टरी अलग हो तो क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, बहुत पहले 2003-4 की बात बताता हूं। कॉन्जिक्यूटिव ईयर क्वेश्चन अकबर और औरंगजेब पर पूछा था। एक साल क्वेश्चन पूछा 1 वर्ष पहले कि क्या आप सहमत हैं कि अकबर की राजपूत नीति औरंगजेब के द्वारा बदल दिए जाने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरे वर्ष पूछा कि औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति में क्या परिवर्तन लाए और उसकी क्या प्रतिक्रिया देखी गई। तो जब बच्चे, कुछ बच्चे थे जो जिन्होंने पिछले साल मेंस दिए थे और इंटरव्यू भी दिया था, तो उन्होंने दूसरे साल फिर कहा हमें कि सर अब क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, हमने लिख दिया। तो मैं डरते डरते पूछा, वैसे ही लिख दिया जैसे पिछले वर्ष लिखा था? तो उसने कहा कि नहीं सर, हमने इस बार उसको दूसरे थे। तो हमने कहा तो फिर क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहे हो, टॉपिक रिपीट बोलो, क्वेश्चन तो तुम्हारा बिल्कुल बदल कर पूछा है। पिछले साल के क्वेश्चन का हिंट था कि आप दिखाओ कि किस प्रकार औरंगजेब अकबर की नीति में निरंतरता ज्यादा है, परिवर्तन नहीं है। और दूसरे वर्ष पूछा कि औरंगजेब की नीति में परिवर्तन क्या है वो बताओ, चेंज बताओ और चेंज का इंपैक्ट बताओ। तो दोनों साल वर्ष के क्वेश्चन का तो कनोटेशन अलग अलग है, तो उसे हम एक तरह का क्वेश्चन कैसे मान सकते। तो बच्चों मतलब हमने आपको यह बताया कि वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन राइटिंग में इन सारी चीज़ों का। अब हम यहाँ पर जैसे बच्चों का बहुत डिमांड होता है, सर विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इन सभी शब्दों की प्रासंगिकता क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो इसलिए मैंने उस टर्मिनोलॉजी को भी आपके सामने रख दिया है कि उस टर्म्स को आप देखिए। और हालांकि एक बात यह भी है कि आप जो क्वेश्चन पर जब वर्क करेंगे और जब प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तभी इन शब्दों की वास्तविक प्रासंगिकता आपको समझ में आएगी। इसलिए जब आप इस पर वर्क करोगे तब, लेकिन हाँ फिर भी इन शब्दों को थोड़ा एक बार देखने से बार बार देखते रहना और जितने भी क्वेश्चन सामने आए उस शब्द के अनुसार उसको एनालाइज करना। देखो व्याख्या कीजिए, बड़ी सामान्य सी चीज है। टू एक्सप्लेन, दोनों में मैंने रखा हुआ है अपने पीपीटी को। क्लैरिफाई एन इशू थ्रू गिविंग आर्गुमेंट एंड एग्जांपल्स। जैसे नॉर्मली क्या होता है राइटिंग में कि राइटिंग में जब आप कोई स्टैंड लेते हो, मैं आगे राइटिंग की बात करूंगा, तो अब इसमें एक्सप्लेन क्लैरिफाई एन इशू थ्रू गिविंग आर्गुमेंट एंड एग्जांपल्स। आप किसी भी इशू को, किसी मुद्दे को स्पष्ट कर रहे हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा, हिंदी में है, तर्क और सूचनाएं प्रदान कर किसी तथ्य को जिसे समझना थोड़ा कठिन हो अधिक स्पष्ट करना। मतलब कोई व्यक्ति है जो आध अधूरा जान रहा है, जिसको आप अपने तर्क उदाहरण देकर बताते हो समझा, वो व्याख्या हो गई। आप ज्यादा उसको स्पष्ट करके उसके सामने चीजों को क्लियर कर देते हो। दूसरा है विश्लेषण कीजिए। किसी टॉपिक की संरचना को तोड़कर विभिन्न उपखंडों में बांट देना तथा फिर उनके सार को समग्र रूप में प्रस्तुत करना। एनालाइज, यू हैव टू एग्जामिन मेथोडोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर ऑफ द टॉपिक बाय सेपरेटिंग इट इनटू द कंपोनेंट पार्ट एंड प्रेजेंट इन अ होल एज ए समरी। जैसे कोई चीज है, वो कहते हुए इसकी व्याख्या, इसका विश्लेषण कीजिए, तो उसका एक पार्ट हटाया, दूसरा पार्ट हटाया, तीसरा पार्ट हटाया, मतलब जो पार्ट उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो करके बता दो ये है कि दे ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट जब मिलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि विश्लेषण का मतलब है कि उसके जितने भी पार्ट है उसको ध्यान में रखकर उसको डिस्ट्रक्चर करके फिर उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है आलोचना करना। तो आलोचना में देखो, टू एक्सप्रेस व्यू आफ्टर गिविंग फोकस ओवर बोथ द साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। नॉर्मली जब आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में आप इस बात को ध्यान करना कि 3 शब्द में ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। एक विवेचन कीजिए, विवेचन कीजिए का मतलब है टू डिस्कस। तो विवेचन कीजिए एक शब्द है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विवेचन कीजिए के बाद दूसरा आता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए शब्द भी थोड़ा अलग पड़ जाता है। और तीसरा विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। परीक्षण थोड़ा सा व्याख्या से अलग होता है। आपको परीक्षण में ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा गहराई में जाकर देखना पड़ता है। और सामने वाले, मतलब एक आप इसको ऐसे समझ लें,
जो मैं आपको परीक्षा में बताऊंगा कि इसमें ये कुछ नई सूचनाएं भी दे देता है ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने के बाद। फिर भी मुख्य रूप से आपको विभाजन देखने को मिलेगा। विवेचन कीजिए यानी टू डिस्कस, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, टू क्रिटिकली एनालाइज, और नेक्स्ट वन व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन उस फर्क को भी अगर आप समझें तो बेहतर है। तो यहां पर देखो, आलोचना करना, सबल और निर्बल पक्ष पर विचार देते हुए अपना विचार देना। क्रिटिसाइज, टू एक्सप्रेस व्यू आफ्टर गिविंग फोकस ओवर बोथ द साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण बताता हूं। जिस समय समालोचनात्मक परीक्षण हो गया, तो अब एक बच्चे ने क्लास में मुझे पूछा कि सर क्रिटिकल एनालाइज या समीक्षा कीजिए या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मैं क्या करूं। तो हमने एक उसको डे टू डे का एग्जाम्पल बताया। मुझे भी ध्यान आ गया, इसलिए मैं आपके सामने ही बता रहा हूं कि हमने कहा कि अगर आपसे मैं यह पूछूं कि यह एक महान व्यक्ति हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो आप वहां पर बताएंगे कि यह महान है, महानता की यह कसौटी होती है, इस पर ये खरे उतरते हैं, और तरह से आप आर्गुमेंट देके महानता के लिए यह भी आवश्यक है जो इनके पास है, इन्होंने एक बार ऐसे किया था, उदाहरण दोगे। फिर महानता के लिए यह भी आवश्यक है, इन्होंने यह किया था। वही मैं पूछूंगा कि एक महान व्यक्ति, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आप कहोगे कि महानता की कुछ खास कसौटियां होती है। वो कसौटियां बताओगे, अमुक कसौटी पर महान है, ये अमुक कसौटी पर महान है, इन्होंने ऐसे किया है, अमुक कसौटी पर महान है। मतलब दे कैन बी कैरेक्टराइज एज ग्रेट ऑन दिस बेसिस, ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट बेसिस, लेकिन ऑन दैट बेसिस ही डज नॉट अपीयर टू बी अ ग्रेट, ऑन दैट बेसिस नॉट, ऑन दैट बेसिस नॉट। माने इस कारक, इस पहलू के आधार पर, इस क्राइटेरिया के आधार पर, इस कसौटी पर यह महान है, इन कसौटी पर यह महान है और इन कसौटी पर यह महान नहीं है। तो अब आपका निष्कर्ष अकॉर्डिंगली हो जाएगा कि इसलिए इनको महान कहने से पहले सावधानी से विचार करने की जरूरत है। या आप कह सकते हैं कि इसलिए इनको महान तो कहा जा सकता, परंतु कुछ सीमाओं के साथ। तो मतलब आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब है कि दोनों पक्षों को लेकर चलना होगा। अब मैं प्रैक्टिकल एक बात बताता हूं कि अभी आपने देखा कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी। अमेरिकन एवोल्यूशन एंड फ्रेंच एवोल्यूशन लेड फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड क्रिटिकली एनालाइज। तो अगर एनालाइज करना है तो आप केवल बता दोगे उस पहलू को, लेकिन अगर होंगे क्रिटिकली एनालाइज तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ तो आधारशिलाएं रखी, परंतु यहाँ अभी भी कमियां बनी रही, इसलिए आगे इन आंदोलनों को आना पड़ा। तो मतलब ये है, इसी तरीके से होता है। विवेचना कीजिए अथवा चर्चा कीजिए, किसी मुद्दे पर विभिन्न विचारों को संज्ञान में लेते हुए अपना विचार देना। डिस्कस ऑन एनी इशू कीपिंग इन हिज व्यू डिफरेंट आर्गुमेंट्स देन टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यू। अब जैसे उदाहरण बताता हूं, जैसे अगर आपके सामने प्रश्न रहता है कि भारत की वास्तविक आर्थिक प्रगति के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार, एक मजबूत औद्योगिक आधार का होना आवश्यक है, विवेचन कीजिए। इन ऑर्डर टू इंडिया इमर्ज टू बी a powerful developed nation, a strong industrial base of India is urgently needed. Discuss. अब यही स्टेटमेंट है आपका। तो अब जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। मतलब यह है कि आपके पास जो आइडियाज हैं, तो विवेचन का मतलब है कि कम से कम दो आइडियाज, दो विरोधी विचार हमें जानना चाहिए। एक विचार ऐसा बोलता है, दूसरा विचार ऐसा बोलता है, और आप अपना तब फाइनल विचार रखो कि आप इन दोनों में से किसके साथ हो, या इन दोनों से अलग आपका तीसरा कोई विचार है तो वो भी डाल सकते हो। तो जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि यही क्वेश्चन है, तो इसी में तुम देखो कि जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, जैसे आप ट्रेडिशनली अगर पढ़ लोगे तो फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के वास्तविक उपयोग हो पाते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको तरह तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं। तो कई ऐसे इकोनॉमिस्ट आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि देखो भाई, अब इंडस्ट्रिया वाला में एक बार हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अब हमारी जो रिलेटिव, हमारा जो बेनिफिट था और जो एडवांटेज था वो तो निकल गया हाथ से, तो उसमें हम अब आगे बढ़ नहीं सकते, और हमारा जो रिलेटिव एडवांटेज है वह
सर्विस सेक्टर में है तो बेहतर है सर्विस को ही डेवलप करे। इंडस्ट्रियल वाले में बहुत लफड़ा है, बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी, एनर्जी की, फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आएगा, फिर इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम सर्विस सेक्टर में एक्सेल करें, एक विचार लाएगा। दूसरा विचार कहेगा भाई ये सर्विस सेक्टर में तो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, एक्चुअल इंडियन पॉपुलेशन को अगर एब्जॉर्ब करना है और फिर सर्विस सेक्टर को भी लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर तो मजबूत होना ही चाहिए, इसलिए हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है। अब हमारा अपना सेल्फ लाइट से समझेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिनाई करके या उसको हम कमजोर रख के सर्विस सेक्टर के सहारे बढ़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि खासकर अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो हम इसमें स्टैंड तो लेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले में, लेकिन दोनों विचार खोल के रख देंगे कि एक दृष्टिकोण में ऐसा कहा गया, एक दूसरा दृष्टिकोण ऐसा मानता है, परंतु हम ऐसा मानते हैं, तो आपका हो जाएगा, विवेचन कीजिए। तो डिपेंड करता है कि आपके सामने क्वेश्चन कैसा होता है एंड हाउ आर यू जस्ट अप्रोचिंग द आंसर। फिर नेक्स्ट आता है परीक्षण कीजिए। तो टॉपिक की गहराई में जाकर तथ्य की जांच करना तथा ऐसा भी कोई तथ्य उद्घाटित करना जो पाठक नहीं जान रहा हो। You have to probe deeper into the topic, get into details and to reveal something new। अब यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि व्याख्या कीजिए और परीक्षण कीजिए में एक अंतर यह होता है कि जब व्याख्या में आप किसी को कोई चीज बता रहे हो जो वह जान रहा है, लेकिन वह समग्रता से नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको तर्क और एग्जाम्पल देके समझा देते हो। और परीक्षण में आप तो उन चीजों को समझाते ही हो और कोई ऐसी बातें भी कह डालते हो कि उसकी आंखें फटी रह जाती है। सो दैट इज, यू कैन से क्रिटिकली एग्जामिन, ये टर्म सॉरी एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो एग्जामिन आता है तो एग्जामिन में आप एक ही पक्ष में जा सकते हो, ऐसा नहीं कि दोनों। अब यहीं पर आलोचनात्मक परीक्षण होगा तो दोनों पक्ष को तौलते हुए जाना होगा। परीक्षण में हम एक ही पक्ष को तौलते हुए जा सकते हैं, हम उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं कि ब्रिटिश ने बेखबरी की दौर में भारत को जीत लिया। ब्रिटिश कंकर्ड इंडिया इन ए फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। जो ब्रिटिश है उसने बेखबरी की दौर में भारत को जीत लिया, ये क्लेम ब्रिटिश का है। तो इसमें अगर विवेचन कीजिए देंगे तो उसका हम दूसरा तरह से हमको उत्तर करना होगा, परीक्षण कीजिए देंगे तो सीधे हम डिनाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रिटिश शुरू से ही पूरी तरह से अपने कॉन्सिक्वेंसेस को जानते थे और एक सिस्टमेटिक पॉलिसी के तहत उन्होंने इंडिया को कंकर किया है। तो हम परीक्षण कीजिए में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन उसी में कुछ ऐसी चीजें उद्घाटित करेंगे जो नहीं होगी और बहुत अंदर जाकर उसका परीक्षण करेंगे। तो ये अंतर होता है दोनों में। मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट। यू हैव टू पास अ साउंड जजमेंट about the truth of the given statement in the question or the topic based on evidences। मूल्यांकन कीजिए, किसी वक्तव्य अथवा मुद्दे पर निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करना तथा उसके लिए ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना। अब कहेंगे भाई मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन कीजिए में हमें अपने विचारों के लिए ऑटोनॉमी ज्यादा है। ऑटोनॉमी इसलिए ज्यादा है कि हम अपने विचार को ज्यादा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार के लिए हमें एक ठोस साक्ष्य देना पड़ेगा। अपने विचार के पक्ष में हमें ठोस साक्ष्य देना पड़ेगा। अगर हम अपने विचार के पक्ष में ठोस साक्ष्य देने में कामयाब रहे देन दैट्स बेटर। अगर ठोस साक्ष्य देने में कामयाब नहीं रहे तो दैट्स नॉट बेटर। दूसरा, क्या आप सहमत हैं? अधिकतर स्थितियों में असहमति जतानी। अब अधिकतर स्थितियों में असहमति जतानी है, जैसे डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? तो उसका इंप्लाइड मीनिंग निकलता है कि नहीं। जैसे आप कहां तक सहमत हैं, हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। क्या आप सहमत हैं, दैट इज द वन पॉइंट। आप कहां तक सहमत हैं, हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो अंतर यह है कि क्या आप सहमत हैं, इसमें पूरी तरह से हम असहमति की संभावना आप कर सकते हो, और आप कहां तक सहमत हैं उसमें यहां तक तो सहमत हैं परंतु इसके बाद सहमत नहीं, मतलब पार्शियली एग्री एंड पार्शियली डिसएग्री। ये नॉर्मल संकेत है। अब लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम डायरेक्टरी का यूज करते हैं तो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है
कि द क्वेश्चन सेटर्स आर गोइंग टू बी लिबरल इन द मैटर ऑफ डायरेक्टरी, और खासकर स्टेट सर्विसेज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि वो डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा कैजुअल यूज़ कर देते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे कई बार क्वेश्चन फॉर्म करके क्लास में हमें दे देते हैं। मैं उनको कहता हूं कि बच्चे देखो अभी एक्टिंग ही करो, डायरेक्शन मत लो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वो क्वेश्चन में डायरेक्टरी कुछ और टॉपिक कुछ होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में बांध कर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश, मतलब उसका सम टोटल में बताता हूं, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था पितृवत चिंता, यानी पैटर्निस्टिक कंसर्न इंग्लिश में। तो पितृवत चिंता थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं उसका शब्द को बदल देता हूं कि ब्रिटिश अपने को भारतीयों का शुभचिंतक मानते थे, ब्रिटिश अपने को भारतीयों के शुभचिंतक के रूप में प्रस्तुत करते थे, परंतु उनके काल में बार बार घटित होने वाले अकाल उनकी वास्तविकता की पोल खोलते जान पड़ते। यानी ब्रिटिश अपने को भारत के शुभचिंतक के रूप में प्रस्तुत करते, परंतु उनके शासन काल में बार बार पड़ने वाले अकाल उनकी इस चिंता का, उनकी वास्तविकता का पोल खोलते जान पड़ते। मतलब ब्रिटिश आर मेकिंग अ क्लेम टू बी द वेल विशर ऑफ इंडिया, बट रिकरिंग इंसिडेंट्स ऑफ फेमाइन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड सिंपली एक्सपोजेस देयर क्लेम। तो अब इस तरह का जो स्टेटमेंट है, तो अब इस स्टेटमेंट में समझ सकते हो कि अब होना चाहिए व्याख्या कीजिए या विश्लेषण कीजिए या परीक्षण कीजिए। उन्होंने दे दिया आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का इशारा था कि भाई थोड़ा कंसर्न भी नहीं, कंसर्न उन्होंने यहां दिखाया, परंतु यहां उन्होंने झूठा कंसर्न दिखाया, तो कुछ तो विरोधी तरफ हम जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं बन पा रहा है कि हम उसका आलोचनात्मक परीक्षण इस स्टेटमेंट का करें, टॉपिक का। तो हमने बच्चों को कहा कि सिर्फ परीक्षण करो, नेगेटिव में चले जाओ। एग्जामिनर जो कॉपी जो एग्जामिन करेगा वो समझ जाएगा कि इनके पास विकल्प नहीं है। हम किसी भी बुक्स में और किसी भी रिसर्च में ब्रिटिश को बचा ही नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई जैसे अब उसमें हम यह स्टैंड लेते कि नहीं, इसके लिए मॉनसून फेलियर ही बहुत हद तक उत्तरदायी था। यह सही है, मॉनसून फेलियर एक फैक्टर है, लेकिन मॉनसून फेलियर इंडिया में हमेशा हुआ है। मिडिवल टाइम में भी हुआ है, एंशिएंट टाइम में भी हुआ है। तो फेमाइन से वो भी जुड़े रहे हैं। ऐसा नहीं मिडिवल टाइम में फेमाइन नहीं हुआ, एंशिएंट में नहीं हुआ अकाल। लेकिन मॉडर्न में ब्रिटिश शासन के समय अकाल की जितनी घटनाएं हुई हैं उतना पहले नहीं हुई थी। तो वहां पर ब्रिटिश पॉलिसी उसके लिए लार्जली अकाउंटेबल है। और ये नहीं है धोखे से, मैंने ब्रिटिश ने चाहे वो मतलब 12 अकाल पड़े हैं वो कंपनी के रूल में, और 10 भीषण अकाल पड़े हैं जो बहुत ही कह सकते हो हार्ट ब्रेकिंग सीन्स उपस्थित हुए इंडिया में, वो कम से कम 10 टाइम्स, वो ब्रिटिश क्राउन के समय। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं इसमें। तो मैंने ये बताया कि उस समय हमको अपना विवेक का प्रयोग करना होगा। जैसे स्टेट सर्विसेज कई बार वो बोल देते हैं कि क्या शेरशाह एक महान शासक था, तो उसका जो डायरेक्टरी है वो तो संकेत करता है इसकी महानता पर प्रश्न लगा। लेकिन अब हम जानते हैं स्टेट सर्विसेज में वैसे शेरशाह की महानता पर हम प्रश्न लगाते हैं, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी लगाती है, वो दूसरे रूप में लगाती है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि स्टेट सर्विसेज में लिख रहा है बच्चा शेरशाह की 5 वर्षों में जो उसने महान उपलब्धियां हासिल की है, तो उसको महान करने के लिए काफी है। तो इसलिए अब वहां डायरेक्टरी को छोड़ दो, इग्नोर कर दो और टॉपिक के आधार पर लिख दो। तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कई बार क्या होगा कि डायरेक्टरी को हमें इग्नोर करके टॉपिक के सहारे में लिखना होगा। तो यू आर द मैन ऑन द स्पॉट, तुम स्पॉट पर होगे, तो कई बार तुमको इमरजेंसी सिचुएशन वहां स्वयं फेस करना होगा और उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। मैंने केवल आपको एक संकेत कर दिया। अब देखो बच्चों, उत्तर कैसे लिखें। तो उत्तर नॉर्मली क्या होता है कि आंसर राइटिंग में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एक समय था, अभी भी आपके निबंध में तकरीबन 1500 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, और आपके जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं वो जीएस के पेपर में भी मैं समझता हूं कि 250 वर्ड्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं और 150 वर्ड्स के होते हैं। और जो ऑप्शनल में क्वेश्चन होते हैं वो 200 वर्ड्स के क्वेश्चन उन्होंने कर दिया है। एक टाइम था कि 600 वर्ड्स का था। तो 200 वर्ड्स के क्वेश्चन होने पर राइटिंग के सारे नियमों का पालन तो मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पर भी राइटिंग का पालन जाए। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 100 वर्ड्स का ही क्वेश्चन हो, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करते हो वो बहुत मायने रखता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे किसी भी उत्तर के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उसमें पहला देखते हो परिचयात्मक पंक्ति। परिचयात्मक पंक्ति का मतलब है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो यह पंक्ति संसद स्वसंदर्भ होना चाहिए तथा प्रश्न की मूल मांग को संबोधित करना चाहिए। जैसे देखो, एक जो कुशल परीक्षक होगा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि बच्चों की कॉपी में देखता हूं तो शुरू की 1-2 लाइन पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये उत्तर का डायरेक्शन कहां जाएगा और इसकी तैयारी का लेवल क्या है। तो जब क्वेश्चन आप शुरू करते हो, एक कहावत सुनी है कि वेल बिगन हाफ डन, तो वो बहुत मायने रखता है क्वेश्चन राइटिंग में। जैसे परिचयात्मक पंक्ति में यह पंक्ति स्वसंदर्भ होना चाहिए तथा प्रश्न की मूल मांग को संबोधित करना चाहिए। तो अब ये क्या है, इसको मैं स्पष्ट करूं। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा तो शायद तुम लोग भी समझ जाओगे। कोई ऐसा एग्जाम्पल उठाता हूं जो तुम लोग उसको समझ पा रहे होगे। जैसे मान लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैंने लेक्चर भी एक दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा हुआ है, और अगर मेरा वो लेक्चर सुने होगे, अगर नहीं सुने हो तो सुन लेना। कि जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन दिया है, आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध, आपको याद होगा जो शुरू में ही मैंने क्वेश्चन दिया है कि शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब इसमें अगर कोई बच्चा यह प्रश्न, यह अगर क्वेश्चन का उत्तर शुरू कर देता है कि प्रथम विश्व युद्ध एक महाविनाशक युद्ध था जिसने न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी विध्वंस लाया, तो मैं इस बिगिनिंग से संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का पूरा बल है कारण के ऊपर और उसका जो परिचयात्मक स्टेटमेंट है वो परिणाम की तरफ संकेत कर रहा है। तो वो मेरे विचार से वो नहीं होगा। अगर उससे क्वेश्चन अब प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, तो मैं उस बिगिनिंग को चाहूंगा कि अगर इस तरह का बिगिनिंग बच्चा करता है कि प्रथम विश्व युद्ध उन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अंतर्विरोधों का परिणाम था जो पिछले 1 शताब्दी से यूरोप में विकसित हो रहा था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस एंड काउंटर कॉन्ट्रडिक्शंस या political, economic and social contradictions which evolved in Europe since the last 100 years। तो आई थिंक ये एप्रोप्रिएट है, क्योंकि अब उसके बाद हमारा थीसिस लाइन, जैसे पहले जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो मैंने राइटिंग में बताया कि एक स्टैंडर्ड परिचयात्मक लाइन होना चाहिए। फिर दूसरा थीसिस लाइन से मतलब होता है कि क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और दूसरे तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। तो जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है उसमें एक स्टेटमेंट देंगे, उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसको लगभग प्रूफ ही कर देना होता है। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में एक लंबे संघर्ष को जन्म दिया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो अब हम सिर्फ बता देंगे भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसे इंपैक्ट पैदा किया, उसके बाद 31 वर्षों तक युद्ध चलता रह गया, तो ये हमारा हो जाता है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। उसने एक हाइपोथेसिस दी जो हमने एग्जांपल से, आर्गुमेंट से प्रूफ किया। अब दूसरा है आर्गुमेंटेटिव, तो उसमें पहले हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए शब्द दिया, तो अब इसका मतलब है कि हम केवल शक्ति संतुलन को इसका हम कारण ना माने कि यह एक कारण है, लेकिन इसी को हम एकमात्र कारण ना माने, एक प्रश्न की दिशा उसने दे दी। तो यहां पर जो हमारा थीसिस होगा वो इस तरह का हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में शक्ति संतुलन का मुद्दा निश्चय ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में उभरा था, परंतु यही एकमात्र मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके साथ कुछ अन्य मुद्दे भी जुड़े हुए थे। अब हमारा स्टैंड
हो गया, और इसी को हमने थेसिस का नाम दिया। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे कैसे शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। एक्चुअली balance of power was definitely an important issue in course of the First World War, but it was not the single one factor, rather some other factors were also added to it। and उसके बाद हम फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर हम बढ़ जाएंगे, और उसमें हम दिखाएंगे कि भाई शक्ति संतुलन का मुद्दा ब्रिटेन के लिए था, लेकिन रशिया के लिए फिर क्या मुद्दा था, जर्मनी के लिए क्या मुद्दा था, इटली के लिए क्या था, फ्रांस के लिए क्या था, और बाकी मुद्दे को दिखाते हुए तब हम निष्कर्ष में देंगे, निष्कर्ष में उसका निचोड़ होगा। तो वही मैंने आपको बताया कि पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद तब हमारा आता है थेसिस। अब इंट्रोडक्शन के बाद तब हमारा आता है थेसिस। तो थेसिस वाला मैंने आपको बता दिया कि किसी उत्तर कैसे लिखें, परिचयात्मक पंक्ति और थेसिस। अब इसके आगे का आएगा, प्रश्न के दो प्रकार हैं, वो तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, आर्गुमेंटेटिव और हाइपोथेटिकल। दोनों के लिए थेसिस अनिवार्य है। थेसिस देखो सभी तरह के क्वेश्चन के लिए अनिवार्य होगा। मेन आइडियाज, सब्सिडियरी आइडियाज, एग्जाम्पल्स, इनके माध्यम से थेसिस का समर्थन। अब क्या हुआ कि जब अब 200 वर्ड्स का बच्चे हमारे सामने क्वेश्चन है, अधिक से अधिक कितना होगा, 250 वर्ड्स के होंगे। हाँ, अगर निबंध के प्रश्न होंगे तो निबंध के प्रश्न में थोड़ी सी हमसे अपेक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि वो 1500, उसमें तो कोई ऐसा लिमिट है नहीं, लेकिन प्राय आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। एक आपके प्रोवर्बियल निबंध होते हैं और एक निबंध होते हैं जो कोई इंपॉर्टेंट करंट इश्यू से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो वैसे दोनों निबंध में हम मानकर चलते हैं 3 आवर्स का है तो 3000 वर्ड्स, तो आप आइडियली आप उसको 1200 वर्ड से लेकर 1000 भी होगा तो भी चलेगा, 1200 वर्ड से लेकर 1500 वर्ड्स तक आप मान लीजिए। उसमें क्वालिटी ऑफ आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपेक्षा के, तो उसके लेंथ को, तो उसमें उस निबंध को अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको राइटिंग के सारे नियमों का पालन वहाँ हो जाता है। वहाँ थेसिस, इंट्रोडक्शन भी 2-3 लाइन में होगा, थेसिस फिर 1 लाइन से ज़्यादा भी हो सकता है उसमें, फिर आपका बीच का कम से कम टोटल मतलब कंक्लूजन जो आपका आता है उससे पहले बीच में 4 पैराग्राफ, मिनिमम 3 से 4 पैराग्राफ तो आना ही चाहिए, 4, तो वो पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ का साइज भी बड़ा होगा, फिर उसके बाद आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ आएगा जिसमें सबका निचोड़ होगा, तो उसमें सारे नियमों का पालन होगा। अब इस क्वेश्चन में सारे नियमों का पालन तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ इतना आप जरूर कर सकते हैं कि जिस समय आपने थेसिस दिया तो उसके बाद मेन आइडियाज, सब्सिडी आइडियाज और एग्जाम्पल, तो उसी में एक समस्या आपको आएगी कि हम छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखें या पॉइंट में लिखें। ये एक बहुत ज्वलंत समस्या यूपीएससी में है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछते रहते हैं। अब देखो, कई बार मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सब प्रश्न, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको थोड़ा शेयर करूँ, मैं ड्राइविंग सीख रहा था, तो ड्राइविंग सीखने के समय जो कोच होते थे उससे मैं कई तरह के बेतुका सवाल करता था। आज मैं खुद हंसी आ रही है कि भाई तुम बता रहे हो मैं रोड पर जाता रहूँगा और ब्रेक नहीं लगेंगे, मेरा पाँव अचानक ब्रेक पर वॉक नहीं किया फिर क्या होगा। तो मुस्कुराता था, कहता था कि नहीं नहीं सर जी आप घबराओ मत, ब्रेक पर आपका पाँव खुद चला जाएगा, जान सबकी प्यारी होती है। तो बेसिकली उस समय हम नहीं समझते थे, अब खुद हंसी आती है कि भाई मैं उसको कितना परटर्ब करता था इस तरह के बेतुके क्वेश्चन करके। तो उसी प्रकार का होता है, मैं समझता हूँ कि ये परेशानी राइटिंग के स्टेज में होती है। कई बार आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो समय के साथ उसका उत्तर आपको खुद मिल जाता है। जैसे एक उसी में है पॉइंट में लिखने का और पैराग्राफ में लिखने का। तो बच्चे बार बार मेरे क्लास में जिद कर रहे थे कि सर पॉइंट में लिखो पैराग्राफ में। हमने एक दिन एक काम किया, मैंने क्वेश्चन उनको दे दिया, कहा कि आज ऐसा करो, आज सभी लोग पॉइंट में लिखो। अब पॉइंट में लिखो तो देखा कि सबकी कलम बंद है, थोड़ा किसी ने लिखा, हर 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कलम बंद होने लगी। कुछ बच्चों ने लिखा, करीब 8-10 बच्चों ने लिखा, बाकी किसी ने आधा लिखा, किसी ने 2 पॉइंट लिखा, किसी ने 1 पॉइंट लिखा। मैंने पूछा कि यार पॉइंट क्यों नहीं लिखे, तो उसने कहा कि सर हमको मिल ही नहीं रहा था, हमें एक, किसी ने कहा हमें 1 पॉइंट मिला, किसी ने कहा हमें 2 पॉइंट मिला। मैंने कहा बस यही समस्या आती है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पहले तुम्हारे पास इतना आइडियाज तो हो, नहीं तो पता चला पॉइंट लिखना और पॉइंट ही नहीं है, पता चला एक ही पॉइंट है, लिखना है 150 वर्ड्स में। तो बच्चे सोचते हैं कि चलो पैराग्राफ में ही लिख देते हैं, कम से कम लपेट तो लेंगे।
100 वर्ड्स एक पॉइंट में या 125 वर्ड्स। तो हालांकि ये तरीका सही नहीं है, उस पर आपको मार्क्स नहीं अच्छे मिलेंगे, केवल वो अपने संतोष देने की बात है। मार्क्स के लिए तो आपको क्वालिटी आंसर करना पड़ेगा। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट्स की गुंजाइश ही नहीं लग पाती, कई खुद ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण ही बताया कि क्या बेखबरी के दौर में ब्रिटिश ने भारत को जीत लिया। अब अगर यह क्वेश्चन पूछा है कि शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था, इस कथन की व्याख्या कीजिए अगर आपसे पूछा जाए, तो आप एक शक्ति संतुलन के ही मुद्दा को लेकर चलोगे तो उसमें बहुत पॉइंट नहीं बन पाएंगे। फिर आपको जो बाकी है उसको नजरअंदाज करके इसी पर लिखना होगा। अगर पूछा जाएगा समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो एक पैराग्राफ में तो आपको केवल बैलेंस ऑफ पावर पर लिखना होगा, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में आप 3 से 4 पॉइंट बना सकते हो अपनी सुविधा के लिए। अब यहाँ पर बच्चे, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहूँगा। पता नहीं मेरे मन में भी कई बार ऐसी असमंजस की स्थिति आती है। वो असमंजस की स्थिति यह तो मेरे मन में कभी नहीं बहुत ज़्यादा आ पाती है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई राइटिंग में देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द मेंस के स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं लगता। इंटरव्यू के स्तर पर हो सकता है कि थोड़ा सा झुकाव हो जाए, लेकिन मेंस के स्तर पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो भी इंटरव्यू के स्तर पर भी ऐसा मानना उचित नहीं है। वैसे मैंने एक एक्स चेयरमैन से सवाल किया था, तो थोड़ा इस बात से इरिटेट हो गए थे मेरे क्वेश्चन से। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद बलिया का हूँ, हिंदी बेल्ट का हूँ, तो मैं तो खुद ही हिंदी से बहुत जुड़ा रहा हूँ, और ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, हमें कोई बच्चा फ्रेंच में लिखे। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट कर गए। हमें क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन हम भी मानते हैं कि वो बहुत बड़ा मुद्दा वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक बात यह बैठी हुई है कि जब मैं कॉपी एग्जामिन करता खुद, तो मैं देखता कि कॉपी का नंबर्स देखने के बाद एक नेचुरल बेचैनी सी होने लगती है कि इसको जल्दी चेक करूं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जब नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो कोशिश रहती है कि थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लूं और लास्ट पढ़ लूं कि ये वर्थ रीडिंग है कि नहीं। अगर वर्थ रीडिंग नहीं है तो वैसे कॉपी पर ज़्यादा ध्यान जाता है जो वर्थ रीडिंग हो, नेचुरली है, मतलब उसमें कोई उसका अपवाद नहीं है। तो मेरे मन में कई बार, हालांकि वहाँ पर जो सेंट्रलाइज कॉपी करते हैं उसमें कॉपी का नंबर्स भी लिमिट होता है, और फिर ऊपर से एक हेड एग्जामिनर भी उसको सुपरवाइज करता है, तो वहाँ प्रेशर तो ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक नेचुरल ह्यूमन का इंक्लिनेशन है कि भले ही किसी उत्तर को तुम हाफ एन आवर में लिखो, लेकिन पढ़ने वाला उसको 3 मिनट में ही पढ़ना चाहेगा या 4 मिनट में। तो इफ यू हैव टू गिव मोर कंफर्ट टू दिस गाय, so definitely that will help you to in procuring, you can say, good marks. तो आप जब उसको ज़्यादा हेल्प करोगे उसको पढ़ने और समझने में, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो मुझे पॉइंट्स, मैं कभी भी पॉइंट्स का पसंदकार उस तरह से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है राइटिंग में, तो उस राइटिंग में यही कहा जाता है कि राइटिंग एनालिटिकल होना चाहिए। तो अगर राइटिंग एनालिटिकल होगा तो एनालिसिस में हम डेटा के लिए पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन हम एनालिसिस पॉइंट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम पॉइंट बना दिया तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो अब मान लीजिए मैंने यही प्रश्न आपको कहा कि कार्यपालिका की आक्रामक रुख और विधानमंडल की कमजोरी को देखते हुए न्यायपालिका ही बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित करने का साधन हो चुका है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैंने considering the aggressive approach to executive and the weakness of legislative body, judiciary became a very strong means for activism or ensuring better governance today. Critically examine the statement. तो अब यही है, इसमें अगर हम पॉइंट्स भी बनाना चाहे तो कोई आर्टिकल्स का कोई पॉइंट बना ले, लेकिन आर्टिकल्स का भी वैसा यूज नहीं दिख रहा है कि हम उसको पॉइंट्स बना लें। तो पॉइंट्स बनाने के लिए हम पॉइंट्स ना बनाएं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में अगर पॉइंट्स बनाने की गुंजाइश है तो हम पॉइंट्स बना लें, नहीं तो छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटकर। और मेरा अपना मानना है, हालांकि कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि इसमें एक दूसरा सजेशन देते हैं। मैं कई लोगों को देखा है कि जैसे कई लोगों का मानना है, 1-2 लोग से तो मुझे भी बात हुई है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में ही है, कि जो नीचे जो हाईलाइट करने या कलम से होती है, तो कलम से हाईलाइट करने पर कुछ लोग समझते हैं कि इससे कहीं एग्जामिनर का ईगो ना टच हो जाए। लेकिन ये बड़ा ही नेचुरल कोर्स है, इसमें ईगो क्या टच होना है। अगर हम उसी पेन से लिख रहे हैं, अगर हम कोई रिमार्केबल चीज़ लिख रहे हैं, उसके नीचे अगर हम उस पेन से अंडरलाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि आई कैचिंग होगा। अगर हम पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट कर लिखते हैं तो वैसे करने में मुझे कोई बुराई नहीं नज़र आती। और वैसे मैं आपको बता दूँ
ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन यूपीएससी को इस मामले में थोड़ा सा निर्देश खुद देना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन का मॉडल आंसर निकालता है, तो कुछ मेंस के भी प्रश्न का उसको मॉडल आंसर निकालना चाहिए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, राइटिंग का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और कहीं भी आप लिखेंगे, चाहे आप यूपीपीसीएस में लिखें, यूपीएससी में लिखें, इस पर कोई कलम नहीं लगा सकता। कारण क्या है, यही स्टैंडर्ड है। और इस स्टैंडर्ड को एग्जामिनर भी समझ रहा होगा कि ये बच्चा जो लेटेस्ट राइटिंग का ट्रेंड है उससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई रिस्क एज सच नहीं है। लेकिन अगर यूपीएससी कुछ स्पेसिफिक चाहता है, लेकिन उसने केवल अपने जो गजट है उसमें 2 ही हिंट दिया हुआ है। एक उसने कहा हुआ है कि फॉर सुपरफिशियल मार्क्स द कैंडिडेट वुड नॉट बी अवॉर्डेड, फॉर सुपरफिशियल राइटिंग द कैंडिडेट्स वुड नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स। जो सुपरफिशियल राइटिंग है उसके लिए कैंडिडेट्स को मार्क्स नहीं मिलेगा, पहली बात उसने कही। और दूसरी बात उसने यह कही कि इकोनॉमी इन द लैंग्वेज वुड बी प्राइज्ड, मतलब जो कम से कम भाषा का और शब्द का प्रयोग करके लिख सके, मतलब अगर आपके लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्रेसिवनेस है तो उसके लिए आपको थोड़ा रिवार्ड मिलेगा। अब लैंग्वेज का मतलब ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं, ऐसा लैंग्वेज आपको कम से कम शब्द में ज़्यादा बातें कह सके। इन 2 बातों का उसने हिंट किया है, वही हिंट हमारे लिए काफ़ी है। तो हम सुपरफिशियल चीज़ें लिखकर वहाँ मार्क्स नहीं ला सकते, हमें उन चीज़ों को और क्वेश्चन के टर्म्स के अनुसार हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसी क्रम में मैंने बताया कि अब आप छोटे छोटे पैराग्राफ में भी बांट सकते हैं, और अगर ऐसे कीवर्ड्स आपको लगते हैं, कहीं कोई बहुत रिमार्केबल पॉइंट लगता है, उस पर निगाह पड़नी चाहिए, तो आप उस पेन से उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब पूरा लाइन को मत करो, 2-3 शब्द 4 शब्द जहाँ है वहाँ आप कर सकते हो, या फिर आप पॉइंट बना लो, लेकिन पॉइंट बनाने का मतलब केवल आई कैचिंग होना चाहिए, और फिर आपका जो एनालिसिस है वो नहीं टूटना चाहिए। आप पैराग्राफ भले ही आप पॉइंट बना लो, लेकिन आपका प्रत्येक पॉइंट अपने आप में एक छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, आपके व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मेरे विचार से वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेटा के तौर पर केवल देते हो तो फिर आपको अच्छे मार्क्स वो नहीं देंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो थेसिस है, उस थेसिस को सपोर्ट के लिए आपको आइडियाज देना चाहिए। और छोटा पैराग्राफ अगर लिखते हो या निबंध में लिखते हो, तो निबंध में तो एक तरीका होता है, जिसमें चूंकि बड़े पैराग्राफ होते हैं, कि जो ऐसे आपका प्रत्येक पैराग्राफ का जो पहला लाइन है उसमें मेन आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो एक उदाहरण आपको बताता हूं, अगर बड़ा लिखना रहता, छोटा भी लिखना है तो भी हम पालन करें, कि जैसे है कि प्रथम विद्युत शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपने जैसे थेसिस दिया, उसका पैराग्राफ चेंज करके आप देते हो कि ब्रिटेन की मौलिक चिंता तो शक्ति संतुलन को स्थापित करना ही था। तो चाहे ब्रिटेन का मुख्य लक्ष्य यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था, पहला लाइन आपने लिख दिया। उसके बाद के लाइन में ब्रिटेन ने क्या इसके लिए किया, ये चीज आना चाहिए, और इस कारण से क्यों जर्मनी से तनाव हुआ। दूसरे आप कहेंगे अगर रशिया या बाकी देशों का, तो रूस का मुख्य लक्ष्य क्या था, वो एक पैराग्राफ में। उसी प्रकार से फ्रांस का मुख्य लक्ष्य क्या था, वो फिर एक छोटे से पैराग्राफ में। तो ऐसे करके अगर आप डालते हुए चले जाओगे तो वो बहुत सुस्पष्ट राइटिंग होगी, और उसको जरूर एग्जामिनर उस चीज को देखेगा और पसंद करेगा। तो वो पहलू हो गए। तो पैराग्राफ और उसमें कुछ नहीं। अब मैं निष्कर्ष संपूर्ण उत्तर संरचना का निचोड़ होता है। जैसे देखो, कई लोग अब ये बताते हैं, कई बच्चे भी हमें बताते हैं कि सर अब 150 शब्द के क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में क्या निष्कर्ष होना जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि बिना निष्कर्ष का क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा, वो अधूरा कार्य लगता है। वैसे भी तुम्ही मैं एग्जामिनर बनाता हूं, तुम अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऊपर से जब नीचे आते हो तो तुम्हारा तब तक मुख्य मुद्दा से, क्योंकि उस बीच तो तुमने कई बातें लिख दी है, तो अब लिखने के बाद निचोड़ तुम्हारा क्या है। अगर तुम नहीं लिखते हो तो फिर परीक्षक को फिर दोबारा लौटकर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि इस बच्चे का प्रश्न क्या है और इसने जो लिखा है उस दिशा में लिखा है कि नहीं। तो मेरे विचार से कंक्लूजन एक लाइन में होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन का साइज जो भी हो। तो वहां आप उसको निष्कर्ष संपूर्ण उत्तर संरचना का निचोड़ होता है, वहां पर आप निष्कर्ष डाल दीजिए। और डायग्राम का उपयोग का जहां तक सवाल है, तो कुछ उत्तर में डायग्राम का उपयोग किया जा सकता है, परंतु डायग्राम के लिए आवश्यक है कि वह उत्तर के अर्थ का संवर्धन करे। जैसे देखो, मैंने खुद महसूस किया है, पिछले साल भी मेरे 2-3 बच्चे जो क्वालिफाइड हुए, तो
उन बच्चों को, जो क्वालिफाइड बच्चों की मैं बात बताऊं, सारे बच्चे नहीं, लेकिन हाँ उसमें 2-3 बच्चों ने हमको ये बताया कि पिछले साल, फिर पिछले साल से पिछले साल, कुछ बच्चों ने ये बात जरूर उठाई है कि सर मैंने डायग्राम बनाया, हमें मार्क्स मिले। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, कई बार जब बच्चे आंसर हमें लिख कर देते हैं तो वो आंसर में मैं देखता हूं जो डायग्राम बनाते हैं तो मैं इंप्रेस नहीं हो पाता हूं। कारण क्या है कि जैसे आपको फ्रांस की क्रांति पर लिखना हो, तो फ्रांस की क्रांति पर आप लिखते हो कि भाई यूरोप में चाहे शक्ति प्रथम विश्व युद्ध पर, वही मैं उदाहरण इसलिए बार बार दे रहा हूं ताकि वो उससे आप थोड़ा वाकिफ हो चुके हो, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप समझ जाओगे कि शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। तो आप एक ब्रिटेन एरो देते हो, शक्ति संतुलन, फिर उधर फ्रांस और ये इटली ये और वो, तो उससे एग्जामिनर को थोड़ी सी सुविधा क्या होगी कि उसको उत्तर पूरा न पढ़े बिना भी ऊपर उसको काम चल जाएगा और वह देख लेगा कि अच्छा इटली का ये है, फ्रांस का ये है, इसका ये है। लेकिन उसमें मुझे एक थोड़ा सा रिजर्वेशन यही लगता है कि नीचे आपको तो फिर लिखना होगा, डायग्राम तो आपके राइटिंग का विकल्प नहीं हो सकता, सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो विशेषकर जीएस पेपर में जहां पर समय की बहुत मारामारी होती है और हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद वहां क्वेश्चन छूटता है, तो दोनों चीज अगर डायग्राम और उत्तर अगर दोनों लिखा जाए तो क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा छूट जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि सारे क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चंस का नेचर, जैसे आप हिस्ट्री में ही आप लिखते हो, तो जहां पर आपको मानचित्र, इंडिया के मानचित्र से बेहतर समझा सकते हो, या आप कुछ ऐसी चीजें डायग्राम ऊपर बनाओ जो नीचे आपके उत्तर के अर्थ को बढ़ा रहा हो। यह नहीं कि अब कारण, नीचे भी आप लिख रहे हो, ऊपर कारण लिख के 2-3 एरो खींच दिया। मतलब परीक्षक को ऐसा ना लगे कि तुम केवल डायग्राम के लिए डायग्राम बना रहे हो, मेरे ये कहने का मतलब है। लेकिन डायग्राम भी, जैसे मैं बच्चों को प्राय जो समझाता हूं क्लास में, तो मैं डायग्राम छोटा छोटा बना देता हूं, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है और वो क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम कितनी आवश्यकता है, तो उस समय के साथ जैसे जैसे तुम्हारा खुद का अनुभव बढ़ता जाएगा, तो मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम में शामिल होने से पहले, बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द मेन एग्जाम, यू विल बी वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हमें कहाँ डायग्राम बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हो। और मैं कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट से भी सुन चुका हूं कि सर मैंने डायग्राम बनाया। अब एक बच्चा था जो मतलब अपना किसी दूसरे ऑप्शन से दे रहा था, फिर हिस्ट्री से दिया, तो उसको अच्छे मार्क्स आए थे, और उसने फिर हमसे जब वो मिला तो उसने कहा कि सर हमने ऐसे ऐसे नोट्स पढ़ा और फिर डायग्राम बनाया। तो डायग्राम बनाया तो हम, हालांकि हमने उसको डिटेल्स में नहीं पूछा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा डायग्राम बनाए, बट ही क्वालिफाइड। तो एक तो कहावत है कि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। तो अगर उससे उसको फायदा हुआ तो ये सामान्यतः फायदा हो सकता है इससे। तो लेकिन मेरा सजेशन होगा कि सारे क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाना, और डायग्राम में कुछ क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बना सकते हो, और वैसे डायग्राम आपके ओवरऑल उत्तर के अर्थ को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, आपको मैं पहला मेरा क्या बल रहा है, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। नॉलेज तो उत्तर लेखन से पहले हासिल करनी ही पड़ेगी, और नॉलेज हासिल करने के बाद फिर उत्तर लेखन की विधि को भी फॉलो करना आवश्यक है। लेकिन उससे अलग भी एक और मुद्दा है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते, खासकर आजकल, जब आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सबसे अधिक दुष्प्रभावित भाषा हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भाषा में अभिव्यक्ति पक्ष कमजोर होता है, जिस कारण से स्तरीय उत्तर वो नहीं लिख पाते हैं। माने योर लैंग्वेज शुड बी एक्सप्रेसिव एनफ। अब एक्सप्रेसिव एनफ डज नॉट मीन दैट योर लैंग्वेज शुड बी फ्लावरी ऑर्नामेंटल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका लैंग्वेज अलंकृत हो, सजावट से युक्त हो, फ्लावरी हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, आपका लैंग्वेज एक्सप्रेसिव हो, आपका लैंग्वेज ऐसा हो जो आपके भाव को व्यक्त करने में सक्षम हो। तो थोड़ा सा मुझे, मेरे विचार से लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सभी आदमी अपने आप को टटोल कर देखिए, आप लिखिए, आप किसी सीनियर से पढ़ाइए, किसी टीचर से आप उसको, और अगर वो सजेस्ट करें तो आप उस लैंग्वेज को धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, उससे आपकी स्थिति खुद ब खुद सुलझ जाएगी। और
हम लोग कोशिश करना हम लोगों का काम है। आप तो जानते हो कोविड-19 का भी समय देखा आपने, दुनिया की कोई भी सरकार ने घुटने नहीं टेकी, फाइट करती रही। हम लोग भी घुटने नहीं टेकेंगे, फाइट करते रहेंगे और जीत हमारी होगी। आप चिंता मत करिए, आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिए। फिर हम सैटरडे को प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में आऊँगा। कोई बच्चे हमसे ये प्रश्न ना करे कि सर ये छोटा टॉपिक मैं आपको, कुल मिलाकर आप तो जानती हो कि मेरा स्लोगन क्या है कि आपको एक थिंकिंग क्रिएचर बनना है, तभी आप इस भार को संभाल पाओगे जो आज हमने डिस्कस किया है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।